जिन्हों के एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं और उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। ये वीडियो एक कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे टिप्स मिलने वाली है आपको आज इस वीडियो के अंदर। जब बेड पर लेटेंगे तो आराम से आप लेटने से रहे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कुछ भी कर सकते हो, तो गलत मत समझना। जय हिंद बच्चों, मेरा नाम शुभम जैन। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द मास्टर्स बैचलर्स फिज़िक्स में, जहां आपको कंटेंट के साथ साथ यह भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख कर आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए उसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आज आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया होगा क्या कि आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि सिंगल वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को आज क्या करने वाले हैं, बिल्कुल कंप्लीटली तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि फुल डिस्कशन हम इस चैप्टर का आज इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है जिन्हों के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं और उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा। जिन बच्चों के एग्ज़ाम हाल ही में 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर या फिर कल परसों ही एग्ज़ाम है और उन्हें इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं आता, तो उनके लिए ये वीडियो एक कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। सच में ये वीडियो एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, ताकि आप सिर्फ एक इस वीडियो को देख के सिर्फ एक इस वीडियो को देखकर आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे चैप्टर पे अपनी कमांड कर सकते हैं, पूरे चैप्टर पे। साथ ही मैं इस वीडियो के अंदर ही आपको इस चैप्टर को करने की एक ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, ऐसे टिप्स मिलने वाली है आपको आज इस वीडियो के अंदर कि आपको उसके बाद इस वीडियो के करने के बाद आपको इस चैप्टर का कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की। क्योंकि कुछ एक ऐसी ट्रिक इस चैप्टर की है, अगर वो बच्चा अपना ले, उस ट्रिक को समझ ले, उस ट्रिक के साथ जान जाए ना कि हाँ करना कैसे है इसको, तो उसके बाद इस चैप्टर में उसको बार बार रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम अपने इस वीडियो को, जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही उस टिप्स के बारे में जानेंगे जिस टिप्स की मदद से हम इस चैप्टर को बहुत ईजी तरीके से अपनी टिप्स पर रख सकते हैं। यानी कि इस टिप से हम इस चैप्टर को अपनी टिप्स पर रख सकते हैं। समझ पा रहे हो क्या चाह रहा हूं मैं? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहली हेडिंग जो इस चैप्टर की आती है, बस आपको इजीली आराम से बैठकर समझना है। नोट्स में आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, नोट्स में आपको क्या करना है, इस वीडियो के एंड में आपको सारे के सारे नोट्स दिए गए हैं। इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको हर टॉपिक वाइज नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, ताकि आप इजीली उन नोट्स को वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकें और वहाँ पर इजीली आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें। तो इसीलिए फ़िलहाल अभी आपको क्या करना है, फ़िलहाल तो सिर्फ और सिर्फ सारा फोकस आपको कहाँ रखना है, इस बोर्ड पर रखना है और समझने पर रखना है कि क्या समझाया जा रहा है। एक बार समझ लो बड़े आराम से, बिल्कुल कूल माइंड के साथ, दूसरी बार कभी इस चैप्टर को करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कभी भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली हेडिंग इसके अंदर है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो बच्चों, बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, इतना इजी लैंग्वेज में कि आप इस चैप्टर को ऐसे कर देंगे, बस हु करके ख़त्म। देखो बात करते हैं, सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमें दो शब्द दिख रहे हैं, पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है सिंपल कोई भी चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है कोई भी रेस्ट। तो यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूँ, जब भी कोई चार्ज कहाँ पे रखा होगा, रेस्ट पे रखा होगा, तो वो फिजिक्स की जो ब्रांच होगी, जिस ब्रांच के अंदर हम उस चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, जो चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात कहूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम उस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो चार्ज किस चीज में रखा हुआ है, रेस्ट में रखा हुआ। जो चार्ज कहां पर है आपका, रेस्ट में रखा हुआ, उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर हम बात करें अब ये चार्ज क्या है,
तो बच्चों अगर हम बात करें चार्ज की, तो ये चार्ज क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग होने वाली है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा और अपने प्रीवियस जो क्लासेस आप कर आ चुके हैं उनके बारे में भी पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? अगर मैं बात करूं, कोई भी आपके पास एक पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल इन द सेंस कोई भी पार्टिकल मान लिया, उस पार्टिकल के पास एक आपने ऐसी अंदरूनी प्रॉपर्टी दे दी, उस पार्टिकल को आपने कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी दे दी जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, अपने जैसे किसी दूसरे पार्टिकल को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है या अपने से रिपेल करा पा रहा है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, इमेजिन करें हमारे पास एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, हमने इस पार्टिकल को एक ऐसी प्रॉपर्टी दी और इस पार्टिकल को भी हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी, दोनों पार्टिकल को एक ऐसी प्रॉपर्टी हमने प्रोवाइड करा दी ताकि ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर सकते हैं या एक दूसरे को रिपेल करा सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपने उसको प्रोवाइड कराई है, दैट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। कैसी प्रॉपर्टी होती है आपकी? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी प्रॉपर्टी। तो यानी कि सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी होती है? किसी भी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। किसी भी पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो या तो किसी दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा या अपने से रिपेल करा देगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रहेगा। अगर बात करें चार्ज की, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? दो तरह की क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं। एक होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज, एक होता है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज हमारी वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में उनके पास डायरेक्शन भी होती है। तो यानी कि स्केलर क्वांटिटी हमारी वो क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी क्वांटिटी है? आपकी स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब सिर्फ उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। कहीं पर आपने चार्ज को देखा है? बिल्कुल देखा है। सपोज करें कि एक पार्टिकल है आपका प्रोटॉन, उस प्रोटॉन के पास एक चार्ज होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं उसको? पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल शब्दों में अगर बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एग्जांपल क्या हो गया? प्रोटॉन पार्टिकल हुआ जिसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा हुआ आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है, इसके पास क्या है? इसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो कुल मिला के हमारे पास चार्ज कितने तरह के हुए? चार्ज हमारे पास दो तरह के हुए। पहला चार्ज हमारे पास होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज होगा हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो ये याद रखना है आपको। चार्ज हमारे पास कितने तरह के होते हैं? चार्ज हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहीं से अगर मैं बात कहना चाहूँ, क्या अगर किसी बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल हैं तो वो बॉडी कहलाएगी आपकी न्यूट्रल बॉडी। क्या कहलाएगी? वो आपकी न्यूट्रल बॉडी। यानी कि जिस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल मात्रा में है वो बॉडी कहलाती है हमारी न्यूट्रल बॉडी। और जिस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव चार्ज कम होते हैं तो वो बॉडी कहलाती है आपकी पॉजिटिव चार्ज बॉडी। क्या कहलाएगी? आपकी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और जिस बॉडी के पास नेगेटिव ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव कम होंगे, तो वो कहलाएगी आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यानी कि सिंपल शब्दों में बात करें तो हमारे पास तीन तरह की बॉडी होती हैं। कौन कौन सी बॉडीज होती हैं? पहली बॉडी होती है न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। अगर बात करें दूसरा पॉजिटिव बॉडी की, तो पॉजिटिव बॉडी क्या होती है? पॉजिटिव बॉडी हमारी वो बॉडी होती है जिसके पास पॉजिटिव ज़्यादा हो, नेगेटिव कम हो। और नेगेटिवली चार्ज बॉडी कौन सी होती है? वो बॉडी होती है जिसके पास हमारा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो और पॉजिटिव चार्ज कम हो। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब देखो, हर एक चीज़ को नापने की एक यूनिट होती है, यानी कि हर चीज़ को मेज़र करने की एक यूनिट होती है। तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को मेज़र करने की भी क्या है? आपकी एक यूनिट है, दैट इज कूलम। क्या है आपकी? कूलम। तो कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के पास कितना चार्ज है, तो हम कहेंगे इसके पास 5 कूलम
चार्ज है, इसके पास 15 कूलाम चार्ज है, इसके पास 20 कूलाम चार्ज है। तो यानी कि जो 15, 5, 20 के आगे हम सी लगा रहे हैं, दैट सी इज नोन एज कूलम एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। भाई हर चीज को मेजर करने की यूनिट होती है ना, तो ऐसे चार्ज को मेजर करने की यूनिट क्या है आपकी, कूलम है, याद रहेगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं, उनके बेसिस पर कितने तरह की हमारी बॉडीज होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है और वो कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये सब कुछ तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब वहीं पर अगर मैं बात करूं तो वहीं पर हम बात कर सकते हैं क्या कि एक प्रोटॉन है, सपोज एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन के पास कम से कम यानी कि एलिमेंट्री चार्ज कितना हो सकता है, यानी कि एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल के पास कम से कम एलिमेंट्री चार्ज कितना हो सकता है। तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। अगर प्रोटॉन होगा तो ये वैल्यू हमारी प्लस में ले ली जाएगी, और अगर हमारा यहीं पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यही वैल्यू हमारी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। कुल मिला के वो आंसर हो जाएगा -1.6 10 की पावर -19 कूलाम। तो अगर हम बात करें कि किसी भी पार्टिकल के पास एलिमेंट्री चार्ज कितना हो सकता है, यानी कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, तो प्रोटॉन के पास चार्ज हो सकता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, और वही वैल्यू इलेक्ट्रॉन के पास भी होगी, बस माइनस साइन के साथ, तो हो जाएगा -1.6 10 की पावर -19 कूलाम। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। यहीं पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं कि एक मास होता है प्रोटॉन का, उस मास ऑफ प्रोटॉन का अधिकतर हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर लेते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 10 टू द पावर -27 kg। ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रखनी है, ठीक है ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 10 की पावर -27 kg। और वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 10 टू द पावर -31 kg। ये वैल्यूज आपको एज इट इज याद रखनी है, क्योंकि देखो ये तो वैल्यू है, ये मेजर क्वांटिटी है, इनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें प्रोटॉन के पास चार्ज की, तो चार्ज होगा 1.6 10 के पावर -19 कूलाम। ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास भी वही होगा, बट माइनस साइन के साथ। बात करें मास ऑफ प्रोटॉन की, तो 1.6 10 की पावर -27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 10 की पावर -31 kg। तो ये सब कुछ तो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या होने वाला है, नेक्स्ट हेडिंग होने वाला है मेथड ऑफ चार्जिंग। देखो हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई बॉडी है, हम उस बॉडी के ऊपर चार्ज को इंड्यूस करा सकते हैं, हम उस बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले मैं आपको महसूस करवाना चाहूंगा, जैसे आपने देखा होगा, आपने एक ड्राई कॉम लेना, ड्राई कॉम का मतलब सूखा कंगा ले लेना। उस सूखे मतलब ड्राई कॉम तो कॉम भी होता है, ड्राई कॉम क्या, कॉम्ब ले लेना सिंपल। उस कॉम्ब को ड्राई हेयर से यानी कि सूखे बालों से रब करना इस तरह से। जब आप उसको ड्राई हेयर से रब करोगे तो उसके बाद आप क्या देख पाओगे कि जब आप उसको एक छोटे से कागज के टुकड़े के पास लेके जाओगे, यानी पीस ऑफ पेपर के पास लेके जाओगे, तो वो उस पेपर को अपनी तरफ क्या कर लेगा, चिपका लेगा, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करा लेगा। तो होगा क्या, इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि जब हमने उस कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब किया तो वहां पे बाय रबिंग शब्द आ रहा है, यहाँ पे बाय रबिंग कराकर, यानी कि उन दोनों के बीच में रब कराकर उस बॉडी के ऊपर क्या आ गया, यानी कि उस कंगे के ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। और जब उस कंगे के ऊपर चार्ज आ गया तो अब वो क्या कर रहा है, अब वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ क्या कर पा रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी बॉडी के पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वो आ जाता है तो वो क्या करता है, उसको दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करा देता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय रबिंग का एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कॉम्ब वाला। दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है आपका इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंडक्शन का मतलब सिंपल ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी लेकर आया हूं। न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल बॉडी अभी आपको बताई गई है, एक ऐसी बॉडी होती है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। कहाँ है ये रहा, सपोज ये रहा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। सपोज ये है हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी जिसके पास जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक रोड लेकर आ रहा हूँ। रोड इन द सेंस कुछ भी आपका एक बॉडी हो सकती है जो कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी चार्ज है वो आपकी पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब क्या होगा, इस चार्ज इस बॉडी के जितने भी नेगेटिव होंगे वो इस पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो होगा क्या, इसके जितने भी नेगेटिव हैं वो सारे के सारे तो कहाँ आ जाएंगे, इधर कोने पर आ जाएंगे, और जितने पॉजिटिव वो सब दूसरे कोने पर चले जाएंगे। ये हो गया, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। अब क्या करा हमने, अब यहाँ पे हमने इस बॉडी को अर्थ करा दिया। अर्थ का मतलब यानी कि एक वायर ज्वाइन करा के
अर्थ से टच करा दे, तो अब क्या होगा, अर्थ के पास कैपेबिलिटी होती है कितने भी चार्ज को वो अपने अंदर ले जा सकती है। तो क्या हुआ, जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज था ये सारा का सारा कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। सारा का सारा चार्ज कहां चला जाएगा, आपका अर्थ में चला जाएगा। ये नेगेटिव क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने क्या कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है, यानी कि अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। लेकिन इस पॉजिटिव को, जो यहाँ पे पहले पॉजिटिव थे उनको तो अट्रैक्ट नहीं करा हुआ था, वो तो अर्थ के में क्या हो गए, चले गए। अब ये नेगेटिव बचा, अब हमने इस अर्थ को यहाँ से हटा दिया, यानी कि इसकी अर्थिंग बंद कर दी और ये बॉडी भी यहाँ से हटा दी। तो अब क्या हुआ, अब ये सारी की सारी बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। क्या हो गई, ये सारी की सारी बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो इस मेथड को बोलते हैं मेथड यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी एक न्यूट्रल बॉडी को क्या कर देना, चार्ज कर देना बिना उसे टच करे, यानी कि हमने उस बॉडी को टच नहीं किया लेकिन बिना टच करे हमने उस बॉडी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। दैट मेथड इज नोन एज इंडक्शन। उसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन। तो ये दो मेथड आप याद रखेंगे। फर्स्ट इज रबिंग, रबिंग का एग्जांपल आप कॉम्ब वाला याद रखेंगे, ठीक है ना। और इंडक्शन का एग्जांपल आप ये वाला याद रखेंगे कि किसी बॉडी को बिना टच करे हम क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। रबिंग का कोई और एग्जांपल भी है, बिल्कुल है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी सिल्क की बेडशीट के ऊपर लेटते हैं, आप सिल्क की बेडशीट आपके बेड पर बिछी हुई है और आप उसके ऊपर लेट जाएं, लेटने के बाद क्या होगा, आपकी जब बॉडी इधर से इधर, भाई जाहिर सी बात है आप जब बेड पर लेटेंगे तो आराम से तो आप लेटने से रहे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर भाई कुछ भी कर सकते हो, तो गलत मत समझना तो वहाँ पे आप जब इधर उधर हिलोगे तो होगा क्या, आपकी जो बॉडी है वो चार्ज हो जाएगी। क्यों चार्ज होगी, क्योंकि आपकी बॉडी उस सिल्क की चादर बेडशीट के साथ क्या हो रही है, रब्ड हो रही है, रगड़ा खा रही है, जिस वजह से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। फिर आपने देखा होगा, फिर सडनली आप अगर कोई चीज़ को टच करते हो तो कभी एकदम आपको एकदम ऐसा ऐसा करंट लगता है ना, तो वो क्या हुआ, क्योंकि आप जब उस बेडशीट के ऊपर लेटे हुए थे तो आपकी बॉडी वहाँ पे इधर उधर होने की वजह से क्या हो गई, चार्ज हो गई। और जब आपने किसी बॉडी को टच किया तो वे चार्ज जो थे आपके हैंड्स के थ्रू उस दूसरी बॉडी में जाने लगे। जब चार्जेस फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से आपको क्या लगेगा, हल्का सा करंट लगेगा, आपको एक हल्का सा झटका लग जाएगा। और कहीं बिल्कुल देखा है सर्दियों में जब आप कपड़े, गर्म वुलन कपड़े अपनी बॉडी से उतारते हैं तो जब आपका वो वुलन का कपड़ा आपकी बॉडी से रब होता है, यानी कि रगड़ा खाता है, तो आपने देखा होगा उसमें से हल्के सा स्पार्क प्रोड्यूस होता है, चिंगारी प्रोड्यूस होती है, उसमें से चर की आवाज आती है। तो वो सब क्या है, वो सब आपका चार्जिंग बाय रबिंग है। क्या है वो आपका, चार्जिंग बाय रबिंग। तो ये दो मेथड हमें याद रखने हैं यहाँ पर, एक होता है रबिंग और एक होता है इंडक्शन। रबिंग का मतलब किसी भी बॉडी को रब करके चार्ज को देना, और इंडक्शन का मतलब किसी बॉडी को बिना टच करे उसको चार्ज कर देना। ये दो मेथड होते हैं हमारे चार्जिंग बाय, मतलब कह सकते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, याद रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारी हेडिंग बनने वाली क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी बहुत इजी टॉपिक है और इसमें एक टॉपिक ऐसा बन जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या होगी, नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है, इस चैप्टर को बड़ा शॉर्ट में मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल वो पॉइंट बताए जा रहे हैं आपको इस चैप्टर के अंदर जो जिनके बगैर आपको इस चैप्टर में काम चलेगा ही नहीं। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे वे टॉपिक्स हैं जो अगर हम अच्छे से एक बार तैयार कर लेना तो हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। स्पेशली उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है जिन्होंने अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं, पेपर बिल्कुल सिर पे खड़े हुए, एग्जाम बिल्कुल सामने है लेकिन पढ़ा कुछ भी नहीं, तो उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है ये। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की तो देखो ज़्यादा तो हमें इसमें नहीं पढ़ना। हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमारी ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल पे, जिसमें कि हर एक टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल बताया गया है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ऐसे समझाया गया आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर कि आप उस चैप्टर का अगर जिस टॉपिक पे आप हाथ रख दोगे, जिस टॉपिक की आप वीडियो प्ले कर दोगे, उस टॉपिक को उस वीडियो के बाद आपको उस टॉपिक से आज के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना डिटेल में बताया गया आपको। लेकिन वही वाली बात है, देखो बच्चों टाइम कम है आपके पास अब इस टाइम, और उस टाइम क्या करें, हम डिटेल में पढ़ तो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, फटाफट वो कर लेते हैं जिससे हमारा काम चल जाएगा। हम बहुत कुछ ना करके बहुत कम में ही बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है, बच्चों वाली प्रॉपर्टी है क्या, कि जब भी कोई एक जैसे चार्ज होंगे यानी कि लाइक चार्ज होंगे, कैसे होंगे, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन
ठीक है। तो वे दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये कहेगा भाई बाहर दूर भाग जाओ, ये कहेगा तू भी दूर भाग जाओ, यानी कि दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी कि सपोज करो ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये कहेगा तू दूर जा, वो कहेगा तू भी दूर जा, तो यानी कि ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर बात करें वहीं पर अनलाइक चार्ज की, अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अनलाइक चार्ज होते हैं हमारे अपोजिट चार्ज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन है, तो क्या करेंगे, वे कहेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी कौन सी होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी यहाँ पर एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या होता है, बहुत ही बेहद ईजी प्रॉपर्टी है। देखो कैसे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या होता है, सपोज करा हमारे पास एक बॉडी है, ये रही, इस बॉडी के पास 2 कूलाम चार्ज है, 5 कूलाम चार्ज है, 3 कूलाम चार्ज है, और किसी ने कह दिया कि बताओ इस पूरी बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे तो करोगे 2 + 5 + 3, यानी कुल मिला के 10 कूलाम, ऐसे करके बंद कर दोगे। तो यानी कुल मिला के जो आप जोड़ पा रहे हो, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब ये होता है कि चार्जेस के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज आपस में जुड़ पा रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एडिटिविटी बोलते हैं। देखो यहीं से एक दूसरी प्रॉपर्टी निकल जाएगी, दैट प्रॉपर्टी इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल बन जाता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटाइजेशन। क्या होता है, क्वांटाइजेशन। इसको बिल्कुल डिटेल में आराम से समझेंगे यहाँ पर। क्या क्वांटाइजेशन क्या होता है, सपोज किया हमारे पास बहुत सा एक बॉडी है और उस बॉडी के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं पता, E1 E2 E3 एंड सो ऑन, पता नहीं कितने सारे हैं। हमने मान लिया EN है, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, अरब हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अब कहा गया कि भैया बताओ अब इस बॉडी के पास टोटल चार्ज कितना है। तो क्या अब भी इनको आपस में जोड़ने बैठोगे, अगर जोड़ने बैठोगे ना जिंदगी निकल जाएगी, जुड़ नहीं पाएंगे ये। क्यों, क्योंकि देखो भाई हर बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अनगिनत इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो क्या करें, उनको सबको जोड़न थोड़ी बैठ जाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिविटी की, और एडिटिविटी ने क्या कहा था कि भैया सबको जोड़ दो। लेकिन यहाँ कैसे जोड़ रहे हैं बताओ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी आपको किसी बॉडी के ऊपर क्या निकालना हो, टोटल चार्ज निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना, आप ये देख लो कि वहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कितने हैं, और उसकी मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट्री चार्ज से। क्या, किसकी मल्टीप्लाई कर दो, एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज क्या होता है, अभी बताया था आपको। एलिमेंट्री चार्ज का मतलब होता है बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी भी पार्टिकल के पास होता है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो आपको जब भी किसी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालना तो आप क्या कर दो, आप सबसे पहले ये देख लो कि उसके पास चार्ज पार्टिकल हैं कितने, और चार्ज पार्टिकल जितने भी हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दो बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज की। तो वो आपको क्या दे देगा, वो दे देगा आपको टोटल चार्ज। क्या देगा वो आपको, टोटल चार्ज। इसी को बोलते हैं हम क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। याद रहेगा इसमें, ये एग्जाम्पल आप ऐसे याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाजार गए और वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, आपको वेजिटेबल की शॉप पे गए और आपको क्या करना है, 500 किलो आलू खरीदने। कितने खरीदने, 500 किलो आलू खरीदने। और उस बंदे ने कहा कि कितने रुपए किलो हैं, तो भैया 10 रुपये किलो हैं। कितने हैं, 10 रुपये किलो। तो जरा बताओगे आप कैसे पता लगाओगे आपको कितने पैसे उसको देने हैं। तो आप ऐसे तो करोगे कि भैया पहले ये बताओगे हमें लेने कितने हैं, हमें लेना 500। कह रहा है एक के पास यानी कि 1 किलो आलू के पैसे कितने हैं, वो हैं 10 रुपये। तो आप क्या कहोगे, कहेंगे भैया 5000 रुपये हो गए, दे दो। यही तो होगा। तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने ये देखा कि आपको कितने आलू लेने हैं, यानी कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके पास पार्टिकल्स हैं कितने, और फिर आपको ये देखना है कि हर एक आलू के रेट कितना है, यानी कि हर एक चार्ज पार्टिकल के पास चार्ज कितना है। तो फिर क्या निकल जाता है, टोटल अमाउंट निकल जाता है, यानी कि फिर क्या निकल जाता है, टोटल चार्ज निकल जाता है। दैट इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में डिटेल अगर आपको पढ़ना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर बताया गया है एक वीडियो में कंप्लीट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बिल्कुल डिटेल डिस्कशन है विद न्यूमेरिकल। तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो ये है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या होने वाली है, नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है हमारी कूलम्ब्स लॉ, एंड दैट टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। यानी कि ये हमारा
कूलम्ब्स लॉ जो है इस चैप्टर का कह सकते हैं मेन पार्ट है। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कुछ नहीं, इस टॉपिक में मैं कह रहा हूँ बेहद आसान टॉपिक है। बहुत सारे यूट्यूब्स पर बहुत सारे टीचर्स इस टॉपिक को इस तरह से बता देते हैं कि पता नहीं बच्चों को लगता है कि कितना टफ टॉपिक है, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में इस टॉपिक को ऐसे बता दूंगा कि आप ये कहोगे तो कुछ भी नहीं है। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, एक सपोज कि हमारे पास दो चार्ज हैं, पहला चार्ज ये रहा Q1, दूसरा चार्ज हमारे पास ये रहा सपोज Q2। तो हमारे पास दो चार्ज हो गए Q1 Q2, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन होगी। मान ली इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी मान ली हमने, स्मॉल r। कितनी दूरी मान ली हमने दोनों के बीच में, स्मॉल r। अब क्या होगा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर कि जब भी कोई दो चार्ज होंगे तो या तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर वे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चाहे अट्रैक्ट करें चाहे करें रिपेल, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। भाई एक बात बताओ, अगर आप किसी को अपनी तरफ खींच रहे हो तो आप फोर्स से लगाओगे, या आप किसी को अपनी तरफ से धक्का दे रहे हो तो आप जब भी फोर्स लगाओगे। तो कुल मिलाकर चाहे अट्रैक्शन का केस हो चाहे हो रिपल्शन का केस, दोनों ही केस में क्या लगने वाली है, वहां पर फोर्स लगने वाले। तो कुल मिलाकर यहाँ पे दो चार्ज माने हमने Q1 Q2, दोनों के बीच की सेपरेशन कितनी है, स्मॉल r। तो ये या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चाहे अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, फोर्स होगी। और वो फोर्स की वैल्यू दी थी हमारे किसने, कूलम्ब्स लॉ ने। उन्होंने कहा था कि जो फोर्स होगी सबसे पहले वो डिपेंड करेगी कि उन दोनों पार्टिकल्स का चार्ज कितना है, यानी कि दोनों के पास चार्ज कितना है। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 5 कूलम्ब, 6 कूलम्ब, 10 कूलम्ब, 15 कूलम्ब, कुल मिलाकर दोनों चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी है। दूसरा वो फोर्स डिपेंड करेगी इनवर्सली उन दोनों के सेपरेशन के स्क्वायर के ऊपर, यानी कि उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, कितनी डिस्टेंस है। अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो दूसरा डिपेंड करेगा उसके ऊपर। दोनों को पॉइंट्स को हमने कंबाइन किया तो फोर्स प्रोपोर्शनल आ गया किसके, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। बट भैया जितने भी हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं सब इक्वल्स टू में पढ़े हैं, तो यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम कांस्टेंट इक्वल्स टू लगाते हैं, तो इक्वल्स टू लगाने से पहले हमेशा हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पर किया, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या लगा दिया, इक्वल्स टू लगा दिया, लेकिन साथ में क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, दैट इज k। तो ये हुआ हमारा कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ये दोनों चार्ज जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो कितने लगाएंगे, वो लगाएंगे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स बाय विच दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर। यानी कि यही वो वैल्यू होगी फोर्स की जिसकी वजह से या तो वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर वे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट इज नोन एज कूलम्ब्स लॉ। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट यूज किया गया है, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अभी बताया जाएगा आपको, फिलहाल इतना याद रखो k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, दैट इज 9 × 10⁹। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 9 × 10⁹। इस वैल्यू को भी आपको याद रखना है क्योंकि ये वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है हर न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है ना। तो k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। अगर बात करें इसकी यूनिट की, किसकी यूनिट की, k की यूनिट की, तो k की यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमें पता है अभी हमारे पास फॉर्मूला आया F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एक काम करो ना, यहाँ से k निकाल लो, k कितना हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। हाँ के ना भाई, k को एक साइड रखा, बाकी सब दूसरी साइड ले गए। अब जरा बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और मीटर का है स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज 1 चार्ज 2, चार्ज की यूनिट है कूलम्ब, तो कूलम्ब स्क्वायर। तो कुल मिला के हमारी k की वैल्यू यूनिट कितनी होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ये वाला जो पॉइंट है ना MCQs में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 9 × 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, और यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर बात करें अब यहाँ पर इसकी एप्सिलॉन नॉट की, तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम, परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी का सिंपल मतलब आपको ऐसा याद रखना है क्या, कि यहाँ पे जो दो चार्ज हैं, पहला चार्ज दूसरा चार्ज, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मीडियम क्या है, मीडियम का मतलब हवा है, पानी है, गैस है, शहद है, दूध है क्या। यानी कुल मिलाकर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में मीडियम क्या है, उसको बोलते हैं हम क्या, परमिटिविटी। तो इसको बोलते हैं हम परमिटिविटी, याद रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे एप्सिलॉन की, जब भी कोई मीडियम की बात करेंगे तो हम मिलेंगे यहाँ, तो हम यहाँ पर लेंगे एप्सिलॉन। लेकिन अगर एप्सिलॉन के साथ लगा दिया एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0 और लगा दिया, इसको बोलते हैं नोट, तो हम इसका मतलब बोलेंगे क्या, कि इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है वैक्यूम। क्या है इन दोनों के बीच में, वैक्यूम। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस, मतलब ये क्या है, फ्री स्पेस है, नहीं कोई भी मीडियम नहीं है। तो अगर हम खाली यूज करते हैं एप्सिलॉन, तो इसका मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, और अगर हम यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो इसका मतलब है वहाँ पे कोई भी मीडियम
नहीं है, तो इसको बोलते हैं हमारा कूलम्ब्स लॉ। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो कूलम्ब्स लॉ का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई दो चार्ज होंगे उन दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, तो वो फोर्स कितनी होगी, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और K की वैल्यू कितनी होगी, K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 9 × 10⁹, और इसकी यूनिट कितनी होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी का मतलब होता है मीडियम, यानी कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम क्या है। क्लियर, ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब अगर बात करें, देखो कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में बता रहा है, कूलम्ब्स लॉ बता रहा है फोर्स के बारे में। किसके बारे में बता रहा है, फोर्स के बारे में। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। तो हो ना हो कूलम्ब्स लॉ की भी क्या होगी, कोई ना कोई वेक्टर फॉर्म जरूर होगी, क्योंकि ये कैसी फॉर्म है, ये फॉर्म है हमारी स्केलर फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये, स्केलर फॉर्म। स्केलर फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताएगा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ये बताएगा कि उन दोनों के बीच में फोर्स कितनी है, किस डायरेक्शन में, वो नहीं बताएगा ये। यानी कि ये सिर्फ ये बताएगा कि फोर्स लग तो रही है लेकिन कितनी लग रही है वो बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा किधर की तरफ लग रही है। तो यानी कि ये कूलम्ब्स लॉ की कैसी फॉर्म हो, स्केलर फॉर्म। तो इसकी कुछ ना कुछ वेक्टर फॉर्म भी होगी। तो आइए देखते हैं इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या होने वाली है, नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यानी कि जो हमने अभी कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है उस कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होगी। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन कई बच्चे अधिकतर इसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं इतनी गारंटी देता हूं, अगर आपने इस वीडियो में वेक्टर फॉर्म को पढ़ लिया तो उसके बाद आपको कभी भी इस टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगा। इतना आसान तरीके से बताया जाएगा आपको। क्या, देखो सपोज कि हमारे पास दो चार्ज हैं, पहला चार्ज ये रहा Q1, बहुत इजी है, ध्यान समझना, 2 सेकंड का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी है, अभी हो जाएगा 5 मिनट में। एक दो चार्ज है, Q1 है Q2 है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन दैट इज R। क्या है, R। अब सपोज किया, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकता है, सबसे पहला केस होगा कि Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या, अभी बताता हूँ आपको। और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा Q1 Q2 का प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। यानी कि हमारे पास 2 केस हो सकते हैं, या तो Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो या Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो। जरा बताओ कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा कब होगा, 0 से बड़ा जब होगा जब या तो Q1 भी कैसा हो, पॉजिटिव हो, और Q2 भी कैसा हो, पॉजिटिव हो। यानी कि दोनों पॉजिटिव होंगे, जब भी तो पॉजिटिव पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव आएगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि Q1 की वैल्यू नेगेटिव हो और Q2 की वैल्यू भी नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी तो हमारा पॉजिटिव ही होता है। भाई नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव से करोगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो कुल मिला के या तो Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हो या Q1 Q2 दोनों नेगेटिव हो। चाहे पॉजिटिव हो दोनों, चाहे नेगेटिव हो दोनों, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या, कि ये भी लाइक चार्जेस हैं और ये भी लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस का मतलब एक जैसे चार्जेस हैं। और हमने एक प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो कुल मिला के इतना तो कंफर्म हुआ कि हमारी ये जो 2 चार्ज होंगे Q1 Q2, ये दोनों क्या करने वाले हैं, एक दूसरे को रिपेल करने वाले। दोनों क्या करने वाले, एक दूसरे को रिपेल करने वाले। जब रिपेल करेंगे तो क्या होगा, ये वाला चार्ज इधर जाएगा, ये वाला चार्ज इधर जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पे फोर्स लगने वाली है कौन सी, इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी 1 2। 1 2 का मतलब क्या हुआ, 1 पे लगाई 2 की वजह से। कैसी लगाई, 1 पे लगाई 2 की वजह से। और वो फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। दिख रहा ना, ये एरो लगा रखा है। तो इस एरो का मतलब क्या हुआ, इस एरो का मतलब हुआ कि ये वाली फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इधर की तरफ है। और उसका नाम क्या है, F12। 1 2 का मतलब 1 पे लगी 2 की वजह से। ऐसे इसके ऊपर भी एक फोर्स लगेगी, वो ये लगेगी इधर की तरफ। इस फोर्स का नाम होगा F21। क्या होगा, F21। F21 का मतलब क्या होगा, 2 पे लगी 1 की वजह से। जरा एक बात बताओगे मेरे को, जब ये Q1 के ऊपर फोर्स लगने वाली है और वो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है ना। तो अगर मैं बात करूँ ये Q1 कहाँ जाएगा, तो Q1 की पोजीशन वेक्टर की अगर बात करूँ तो Q1 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R21। R21 का मतलब क्या होगा, R21 का मतलब होगा कि अब ये जो चार्ज है ना Q1, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये 2 वाली पोजीशन से 1 वाली पोजीशन की तरफ जा रहा है। भाई 2 कहाँ है, इधर, और 1 कहाँ है, इधर। यानी कुल मिला के ये 2 की पोजीशन, ये 1 की पोजीशन। और जब पहले वाले चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लगेगी तो क्या होगा, तो इसकी पोजीशन कैसे कहोगे आप कि भैया ये वाला चार्ज जो है वो कहाँ से जा रहा है, 2 से 1 की तरफ जा रहा है। ऐसे तो होगा। ऐसे इस वाले चार्ज की बात करो, ये वाला चार्ज क्या है, Q2, और ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है ना। और जब इधर से इधर जाएगा तो इधर की पोजीशन Q1 हो गई, इधर की पोजीशन क्या होगी, Q2 होगी। तो यानी क्या जाएगा, ये Q1 से Q2 की तरफ जाएगा। तो कुल मिला के इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा R12, यानी कि 1 से 2 की तरफ।
क्लियर। तो ये पहला डायग्राम जो हमने बनाया ये किसका है, ये है हमारा इस वाले केस का, यानी कि दोनों के कौन से केस हैं ये, चाहे ये वाला केस है चाहे ये वाला केस है, दोनों इसी को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों ही केस में ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो सबसे पहला हम फैक्टर क्या नाम कूलम्ब्स लॉ देखने जा रहे हैं, किसके लिए, रिपल्शन के लिए। तो देखो क्या होगा, अगर बात करें कूलम्ब्स लॉ की, तो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला अभी आया था हमारे पास, क्या, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जरा बताओगे यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स है, यहाँ पे दो फोर्स है। पहले मैं इस वाली फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, कौन, F12। तो यहाँ पे फोर्स ले लिया हमने F12। अगर F12 के आप वेक्टर लोगे तो अब इस क्वांटिटी को भी वेक्टर बनाना पड़ेगा, और वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोजीशन वेक्टर कौन होगा, इस F12 का पोजीशन वेक्टर होगा R21। क्यों, जरा बताओ, F12 कौन सी फोर्स है, F12 वो फोर्स है जो 1 पे लगी 2 की वजह से, और R21 कौन सा पोजीशन वेक्टर है, R21 वो पोजीशन वेक्टर जो कौन फॉलो करेगा, Q1 करेगा। क्योंकि Q1 ही तो जा रहा है 2 से 1 की तरफ, भाई Q1 इधर जा रहा है ना, तो क्यों जा रहा है ये, क्योंकि इधर से इधर का मतलब क्या हुआ, 2 से 1 की तरफ। तो यानी कि इसमें हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, वो क्या लेंगे, वो लेंगे R21 का यूनिट वेक्टर। क्या लिया जाएगा, R21 का यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे भी जो R लिया वो भी क्या हो जाएगा, R21 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R21 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, इसकी वेक्टर फॉर्म। क्या हो जाएगी हमारी वेक्टर फॉर्म। अगर हम इसको ओपन कर दें, किसको ओपन कर दें, इस यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 11 में पढ़ा था आपने कि ए वेक्टर, अगर ए का यूनिट वेक्टर तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मॉडुलस। यानी कि किसी भी वेक्टर का यूनिट मॉडुलस, सॉरी यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉडुलस। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो इस फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल स्क्वायर। ये तो सब कुछ जूगा तो रहा, अभी से कोई ओपन ही नहीं, छेड़ा ही नहीं। अब इसकी बात करते हैं R21 का यूनिट वेक्टर। जैसे ए वेक्टर का, ए का यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए मॉडुलस। तो R21 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R21 का यूनिट वेक्टर हो जाएगा R21 का वेक्टर अपॉन R21 का मॉडुलस। यही तो हो जाएगा। अब R21 का मॉडुलस, R21 के मॉडुलस, जैसे यहाँ पे हम बात करें A मॉडुलस की, तो A के मॉडुलस को हम हमेशा क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं A, सिंपल। क्योंकि मॉडुलस का मतलब होता है सिर्फ उसकी स्केलर फॉर्म, वेक्टर डायरेक्शन भाग जाती है उसकी, ठीक है ना। तो यानी कि R21 को हम सिंपल, R21 के मॉडुलस को हम क्या लिख सकते हैं, R21, और दो R21 ये रे, एक R21 ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमारा कुल मिला के बन जाएगा K Q1 Q2 डॉट R21 का यूनिट वेक्टर अपॉन R21 का होल क्यूब। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ के। कूलम्ब्स लॉ में किसकी फॉर्म, किसका रिजल्ट है ये हमारी उस फोर्स का रिजल्ट जो किस पे लगी, 1 पे लगी, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल फर्स्ट ड्यू टू चार्ज पार्टिकल सेकंड। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, F12 का मतलब क्या हुआ, पहले पे लगी फोर्स दूसरे की वजह से। तो बस आपको इतना याद रखना है। कुल मिलाकर शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप ये वाला केस लेंगे, कौन सा वाला, रिपल्शन वाला केस, यानी Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से बड़ा जिसमें होगा, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे, यानी Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहे Q2 की वजह से, तो उस फोर्स का नाम होगा F12। क्या नाम होगा उस फोर्स का, F12। और F12 को जब भी आप देखोगे तो उसका पोजीशन वेक्टर हमेशा क्या हो रहा होगा, वो हमेशा इधर की तरफ भाग रहा होगा। और जब इधर की तरफ जाएगा तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2 से 1 की तरफ। तो यानी कि हम जब भी F12 की बात करेंगे तो उसके लिए हम हमेशा पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, R21 लेंगे। क्लियर। अगर ऐसे सिमिलरली मैं बात करूं किसकी, इस वाले फोर्स की जो 2 पे लग रही है 1 की वजह से, तो जरा बताओगे, देखो कंपेयर करना, खुद आंसर दोगे आप। क्या, F21 क्या है, F21 वो फोर्स है जो 2 पे लगी किसकी वजह से, 1 की वजह से। क्या फॉर्मूला होगा, K तो सेम रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है, Q1 सेम रहने वाला है, Q2 सेम रहने वाला है, लेकिन पोजीशन की अगर बात करें तो अब क्या होगा, 2 कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है उधर की तरफ जा रहा है ना। और जब 2 उधर की तरफ जाएगा तो उसका पोजीशन क्या होगा, 1 से 2 की तरफ। देख लो ये रहा, 1 से 2 की तरफ। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे R की जगह ले लेंगे R12 का होल स्क्वायर। और जब भी यूनिट किसी भी वेक्टर, जब किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा R12 का कैप। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बस 2 की जगह 1 की जगह 2 हो गया। अगर इसको ओपन करना होगा तो बिल्कुल उसी फॉर्मूले से ओपन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर डॉट R12 का यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर अपॉन R12 का मॉडुलस।
ये तो होगा। अब R12 का मॉडुलस का मतलब क्या है, उसकी स्केलर फॉर्म और दो स्केलर पहले से ही, एक स्केलर और आ गया, तो कुल मिला के हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया K Q1 Q2 डॉट R12 का वेक्टर अपॉन R12 का होल क्यूब। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल सेकंड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल फर्स्ट, यानी कि ये वो फोर्स होगी जो दूसरा चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से, पहले की वजह से। तो ये है हमारे कुलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर हमने किसका यूज किया, इसके अंदर हमने वेक्टर्स का यूज किया, यानी कि डायरेक्शन का भी हमने यूज किया है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया कुलाम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। ये तो पहला केस था जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, आइए उसको और देख लेते हैं। देखो अब दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस इसका होगा क्या कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट इस बार तो क्या था, 0 से बड़ा था, लेकिन इस बार Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या है, 0 से छोटा। जरा बताओगे ये कब होगा, सिंपल सी बात है यार, ये जब भी तो होगा जब हमारा Q1 तो क्या हो, पॉजिटिव हो, और Q2 कैसा हो, नेगेटिव हो। भाई माइनस प्लस जब भी तो माइनस आएगा, और माइनस 0 से छोटा होता है, तो यानी दोनों केस में क्या होगा, एक बार एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा। और ये केस कैसा होगा, ये तो अनलाइक चार्ज हो गया ना, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो कुल मिला के ये कौन सा केस है, ये है अट्रैक्शन का केस। जरा डायग्राम देख लें इसका। सपोज करा हमारे पास चार्ज है, ये रहा Q1, ये रहा चार्ज आपका Q2। ये क्या काम करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज कि हमारे पास ये इधर को अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सी फोर्स होगी, F12, F1 पे लगी 2 की वजह से। ऐसे ये वाला चार्ज किधर अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा। इसका फोर्स का नाम हमने दे दिया फॉर एग्जांपल F21। क्या फोर्स है हमारी, F21, यानी कि 2 पे लगी 1 की वजह से। जरा बताओगे अब ये 1 वाला जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा उधर की तरफ, क्योंकि इस बार अट्रैक्शन है ना, तो इसका पोजिशन वेक्टर कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा। और उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे R12 का वेक्टर। क्या कहेंगे उसको हम, R12, यानी कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है। ऐसे जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है ना, तो इस वजह से क्या होगा, वो भी उधर से इधर आने की कोशिश करेगा। तो यानी कि ये इसके पोजीशन वेक्टर कितनी हो जाएगी, R21, R21, R21 क्यों, क्योंकि 2 से 1 की तरफ आ रहा है। सिंपल, बस ये डायग्राम का मेन खेल था, हो गया काम खत्म। अब जरा लगाओ कुलाम्स लॉ, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तो था। जरा बताओ, पहले मैं निकाल रहा हूँ पहले वाले चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स। तो पहले वाला चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स कौन है, F12। क्या है, F12, K Q1 Q2 अपॉन R²। जरा बताओ पहले वाले की पोजीशन वेक्टर कौन सी है, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी। पहले वाला कहाँ जा रहा है, पहले वाला जा रहा है इधर, और जब इधर जाएगा तो क्या होगा, R12। तो ये हो जाएगा R12 का होल स्क्वायर डॉट R12 का कैप। क्योंकि हमें पता है भैया, हम तो जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम हमेशा यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर डॉट R12 का यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को जरा ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर डॉट, जरा बताओ कि क्या होगा, ये हो जाएगा R12 का वेक्टर अपॉन R12 का मॉडुलस। ये तो होगा। और मॉडुलस का मतलब स्केलर और दो स्केल पहले से ही हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला K Q1 Q2 और R12 का वेक्टर अपॉन R12 का होल क्यूब। ये हुई हमारी फोर्स। कौन सी फोर्स, जो कौन लगाएगा, जो Q2 लगाएगा किसके ऊपर, Q1 के ऊपर, और वो कैसी अट्रैक्टिव है, देख सकते हो आप। जरा बताओगे भैया F21 का क्या होगा, F21 का मतलब 2 पे लगी फोर्स 1 की वजह से। तो जरा कैसे बताओगे, फॉर्मूला हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन उसका पोजीशन वेक्टर जरा देख के बताओगे, क्या 2 पे लगी 1 की वजह से, तो 2 कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है आपके बार इधर, और जब इधर जाएगा तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 2 से 1 की तरफ। तो 2 से 1 की तरफ में हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे R21 का होल स्क्वायर डॉट R21 का यूनिट वेक्टर। ये तो होगा। अब R21 के यूनिट वेक्टर को ओपन कर दो, जब ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 का वेक्टर, और नीचे हो गया R21 का स्क्वायर, और इसके नीचे हो गया R21 का मॉडुलस। और मॉडुलस का मतलब स्केलर क्वांटिटी। तो यानी कि सिंपल हमारा हो गया K Q1 Q2 R21 का वेक्टर अपॉन R21 का क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल सेकंड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल 1। तो ये वो फोर्स की वैल्यू होगी जो 2 एक्सपीरियंस करेगा, किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो ये है सिंपल हमारा कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या है हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, बेहद आसान टॉपिक है,
कुछ नहीं है, अभी पता चल जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। अभी हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा ना, कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। अगर कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल डीपली पढ़ना है, बिल्कुल आराम समझना है, तो आप जाकर हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स फील्ड के बारे में आपको सभी टॉपिक्स की सेपरेटली वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, किसके ऊपर, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के ऊपर, तो आपको बिल्कुल डिटेल में आराम समझाएगा वहाँ पे। अब बात करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेहद है आसान है। क्या, सपोज करो कि हमारे पास भैया एक चार्ज है Q0, क्या हमारे पास एक चार्ज Q0, Q0 कह लो, मतलब एक चार्ज है सिंपल। इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, Qn, ठीक है, बहुत सारे चार्ज है। हमें पता है जब भी कोई दो चार्ज होते हैं तो वो एक दूसरे को आपस में या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। तो कुल मिला के होगा क्या, सपोज कर ले सारे के सारे पॉजिटिव हैं, मान लिया ये सारे के सारे कैसे हैं, हमारे पॉजिटिव हैं, तो क्या करेगा, ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला इसको उधर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला उसको उधर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर की तरफ रिपेल। कुल मिला के सारे चार्ज क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स की वैल्यू कितनी कितनी होगी, मान ले ये फोर्स हमारी F1 होगी, ये F4 हो गई, ये F3 हो गई, ये F2 हो गई, ये Fn हो गई। यानी कुल मिला के यहाँ पे हर एक चार्ज पार्टिकल क्या लगा रहा है, अपनी अपनी फोर्स लगा रहा है। तो अब क्या हो, अगर हमारे से पूछ लिया जाए कि भैया बताओ इसके पास टोटल फोर्स कितनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने बेहद आसान बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब भी आपको किसी एक चार्ज के ऊपर क्या निकालना, टोटल फोर्स निकालना, क्या निकालना, आपको टोटल फोर्स निकालना। जितनी भी फोर्स यहाँ पे लगी हुई है उन सब का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। उन सभी फोर्स का क्या कर दो, वेक्टर सम, यानी कि पहले वाली फोर्स का वेक्टर प्लस दूसरे वाली फोर्स का प्लस तीसरे वाली एंड सो ऑन, जितनी भी लगी हुई है उन सबको क्या कर दो, जोड़ दो। लेकिन जोड़ना अलजेब्रिक नहीं है, यानी कि उनको सिंपल प्लस नहीं करना, उनको जोड़ना तो है लेकिन कैसा सम करना है, वेक्टर सम करना है। कैसा सम करना है, वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब डायरेक्शन को देखते हुए आपको उनको जोड़ना है, ठीक है ना। यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि जब भी किसी एक चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्ज मिलकर फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर टोटल लगने वाली फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, उन सभी के द्वारा लगाई गई फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होते हैं। यानी कि टोटल फोर्स किसके बराबर होगी, सभी फोर्स के द्वारा लगाई गई वेक्टर सम के बराबर होगी, ठीक है ना। तो ये है हमारा सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल बन जाता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और वो न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं, आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 की, वहाँ पे आपको ये टॉपिक पढ़ाया गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और वहाँ पे इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल भी कराया जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर कट मिल जाएगा कि इसमें हमें करना क्या होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये टॉपिक मैं कह रहा हूँ इतना आसान है, इतना आसान है, इतना आसान है कि आप देखते साथ क्लिक कर जाओगे अभी इसको। देखो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बांटना। और मैं कह दूँ ये लो भैया 5 टॉफी, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसका मतलब क्या करोगे, आप सबको बांट दोगे, ये तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि चार्ज को बांटना। सपोज करा हमारे पास एक चार्ज है Q, क्या है हमारे पास एक चार्ज है Q, कितना भी हो सकता है, कोई भी 10 कूलम, 5 कूलम, 15 कूलम, कुछ भी है। अब हम उस चार्ज को कितने तरह से बांट सकते हैं, उसको बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे पास कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, हमारे पास होते हैं 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन। कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं, जब हम किसी भी चार्ज को सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर बांटते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक रोड ली और उस रोड की लंबाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी रोड है और उसकी चौड़ाई क्या बहुत ही कम है। सपोज करा उस रोड की जो लेंथ है वो तो है किलोमीटर में, 5 किलोमीटर की लंबी रोड, और जो उसकी डायमीटर यानी कि इसको जो थिकनेस है वो कितनी है, वो हमने मान ली 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या 5 किलोमीटर के सामने 5 सेंटीमीटर कुछ है, कुछ नहीं है। तो सिंपल हम ये कहेंगे कि भैया हमारे पास एक रोड है जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, लंबाई है। हम उसकी चौड़ाई को भूल जाएंगे। क्यों भाई, अगर आपको मकान खरीदने जाओ और 1 करोड़ रुपए का मकान हो तो क्या वहां पर अगर वो कहने लगे 1 करोड़ 1,000 रुपए, तो क्या 1,000 रुपए आपके सामने कोई वैल्यू देगा, कुछ भी नहीं भाई। जो बंदा 1 करोड़ का मकान लेने जा रहा है वो 1,000 तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो सिंपल सी बात वही है कि हमारे पास एक रोड है और उस रोड की लेंथ क्या बहुत ही बड़ी रोड है। तो अगर हम इसको ऊपर क्या कर दें, उस चार्ज को दे दें, यानी कि ये चार्ज हम क्या करें, ये वाला Q चार्ज हम उस बॉडी को दे दें, तो क्या होगा, वो सारा का सारा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या होगा, सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो किसके अलॉन्ग हुआ, वो हुआ लेंथ के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग हुआ, लेंथ के अलॉन्ग। तो इसको बोलते हैं हम क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं हम इसको, लीनियर चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुल मिलाकर हमारे पास पहला डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब भी किसी चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके अलोंग, लेंथ के अलोंग, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बस आपको उसका सिंबल याद रखना, इसका सिंबल होता है लैम्डा। क्या होता है इसका सिंबल, लैम्डा। लैम्डा इज अ सिंबल फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज, कितना चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट करा कितनी लेंथ में, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितना चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कितनी लेंथ में, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी, यूनिट चार्ज की कुलाम्ब होती है और लेंथ की मीटर होते हैं। कुलाम्ब मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, यही पॉइंट आपको काम आने वाला है पेपर में। ये नहीं पूछने का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अभी मैं आपको सामने डायरेक्शन करने वाला हूं इसी चैप्टर की, तो वहां पे मैं सीधा लैम्डा का यूज करूंगा। लैम्डा नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, Q/L होता है। इसका मतलब होता है कि कितना चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया कितनी लेंथ पर। फॉर्मूला, अगर फॉर्मूले की बात करें तो लैम्डा इक्वल टू Q/L हो जाएगा, और यूनिट की बात करें तो Q की कुलाम्ब और L का मीटर, तो कुलाम्ब पर मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करें दूसरे टॉपिक की, तो दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या, देखो अब जरा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। अब हमने रोड नहीं ली, अब हमने क्या करा, अब हमने एक ऐसा प्लेन लिया, प्लेन इन द सेंस हमारे पास एक शीट है। क्या है हमारे पास, एक शीट। शीट का मतलब सपोज ये बोर्ड है तो बोर्ड भी तो एक शीट ही हो गई। तो हमारे पास बोर्ड है जिसकी हमारे पास क्या है, लेंथ है सपोज L और ब्रेथ है इसकी सपोज B। और जब भी किसी के पास लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज होती है तो हमारा वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एरिया। क्या बन जाता है, वो हमारा एरिया। तो जब हम इस बॉडी को चार्ज देंगे तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके एरिया पे। कहाँ होगा, सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एरिया पे। तो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितने एरिया पे, इसको बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल, ठीक है ना। क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है सिग्मा। क्या होता है इसका सिंबल, सिग्मा। सिंबल आपको जरूर याद रखना है, सिग्मा इज द सिंबल ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अगर बात करें यूनिट की तो चार्ज की यूनिट होते हैं कुलाम्ब, और एरिया की यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। तो कुलाम्ब पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके अलोंग, एरिया के अलोंग, तो उसको हम बोल देंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक आइडिया लगी गया होगा, भैया अभी लेंथ ली है, अब हमने ब्रेथ जोड़ के एरिया लगा दिया, तो अब हाइट जोड़ के हम क्या कर देंगे, इसका हाथ क्या होता है, एक वॉल्यूम बना देंगे। क्या मतलब, सपोज कि हमने इस बार क्या ले लिया, एक हमारे पास है क्यूबॉइड या क्यूब। क्या इसकी लेंथ होगी, बिल्कुल होगी। क्या इसकी ब्रेथ होगी, बिल्कुल होगी। और क्या इसकी हाइट होगी, हाँ जी बिल्कुल, इसकी एक हाइट भी होगी। तो यानी कि अब हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और जब भी 3 डायमेंशन बन जाते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है, वहां बन जाता है वॉल्यूम। क्या बन जाएगा आपका, वॉल्यूम। तो जब आप इस बॉडी को अब चार्ज दोगे, इस बॉडी को जब अब आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज किसके अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं हम क्या, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें क्या होगा कि आपने कितना चार्ज दिया कितनी वॉल्यूम में, कितना चार्ज दिया आपने कितनी वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका सिंबल होता है रो। क्या होता है इसका सिंबल, रो। तो रो इज द सिंबल फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज की यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट होगी कुलाम्ब, और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की होते हैं मीटर का क्यूब। तो कुलाम्ब पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होगा, याद रखना है। पहला लैम्डा होता है, दूसरा सिग्मा होता है, तीसरा रो होता है। लैम्डा, लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड रो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको याद रखना है। फॉर्मूले की बात करें तो Q/L, Q/A और Q/V। यूनिट की बात करें तो कुलाम्ब पर मीटर स्क्वायर और कुलाम्ब पर मीटर क्यूब। याद रहेगा। तो ये 3 तरह के आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अब थोड़ा सा इस चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होने वाला, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बेहद आसान टॉपिक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चार्ज कहाँ रखा होगा, रेस्ट में रखा होगा। भाई रेस्ट में तो होगा चार्ज, क्योंकि हमारे पास जो हम इस चैप्टर की ब्रांच पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी बताया था आपको। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज कहाँ पे होता है, रेस्ट पे होता है। तो कुल मिला के हमारा कोई चार्जर वो कहाँ पे रखा हुआ है, रेस्ट पे रखा हुआ है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई चार्ज रेस्ट पे रखा होगा तो वो अपने चारों तरफ क्या बना देगा, एक फील्ड बना देगा। क्या बना देगा, अपने चारों तरफ फील्ड बना देगा। जिस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा पार्टिकल आया, दूसरा चार्ज पार्टिकल आया,
तो क्या होगा, या तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर उससे रिपेल हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के ये एक चार्ज, जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बना देगा जिसके अंदर अगर कोई आया तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। कैसी फोर्स लगेगी, या तो अट्रैक्टिव की लगेगी या फिर रिपल्सिव की लगेगी। तो जो फील्ड इसने अपने चारों तरफ ये बनाया, दैट फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो सारा फील्ड इसके चारों तरफ बना हुआ है, दैट फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल होता है हमारा ई। सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होता है हमारा, ई होता है। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उसके ऊपर क्या लगने वाली है, उसके ऊपर लगने वाली है फोर्स। क्या लगने वाली है, उसके ऊपर फोर्स लगने वाली है। तो कितनी फोर्स लगी उस चार्ज के ऊपर जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था, उसी को बोल देंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल है बहुत। क्या, ये सपोज यहाँ पे मैंने जो चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज को बोलते हैं हम क्या, सोर्स चार्ज। क्या बोलते हैं उसको हम, सोर्स चार्ज। और जो चार्ज हम अंदर लेके आते हैं, इस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। जैसा क्यों, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा ये टेस्ट चार्ज है, इसका खुद का कोई फील्ड नहीं है। तो क्या होगा, तो जब हम यहाँ पे इस चार्ज को इसके अंदर लेकर आएंगे, तो ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो कितनी फोर्स लगाई, कितने चार्ज पर, यानी कितनी फोर्स लगाई उस चार्ज पर जो चार्ज अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था, उन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा E = F/Q। अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो ऊपर है फोर्स, फोर्स की होती है न्यूटन, और नीचे है कूलाम, यानी कि चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी आपकी, न्यूटन पर कूलाम होगी। अगर बात करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, तो भैया याद रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी आपकी, वेक्टर क्वांटिटी। अरे सर अगर वेक्टर है तो वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी सर डायरेक्शन। अगर बात करें, हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, यानी कि बाहर की तरफ। वो कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, यानी कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कैसा बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमारा इनवर्ड होगा। कैसा होगा, इनवर्ड, यानी कि वो अंदर की तरफ आ रहा होगा। तो कुल मिला के ध्यान रखना, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि बाहर की तरफ होगा। और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी कि रेडियली इनवर्ड होगा। इसलिए कैसी क्वांटिटी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। अगर बात करें इसकी डायमेंशन की, डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। और बात करें चार्ज की, तो चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, चार्ज की डायमेंशन होती है AT। ये सब क्लास 11th का टॉपिक है। अगर यहाँ से डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी इसकी MLT-3A-1। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखनी है कि दिस इज द डायमेंशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होती है, अधिकतर एग्जाम में पूछ ले जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, उसकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर। तो ये ध्यान रखेंगे उसकी वो कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। और जब डायरेक्शन होगी तो उसमें क्या करा जाएगा, पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड मानी गई है और नेगेटिव की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव मानी गई है। बिल्कुल सेम उसी की तरह जैसे आपने क्लास 10 में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा कि एक हमारे मैग्नेट होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड का निकलता है नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलता है। ठीक है ना, तो ये वही है, सेम केस है, बस फर्क इतना है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा, ये बात बहुत जरूर ध्यान रखनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो चार्ज बनाएगा जो कहाँ पे होगा, रेस्ट पे होगा, रुका हुआ होगा। जब कोई चार्ज रुका हुआ होगा तभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। ठीक है ना, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करें अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना हो सकता है, देखिए आइए उसको देख लेते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखना है। कैसे करना है देखो मैं भी आपको बताता हूँ। क्या, सपोज कि हमारे पास एक चार्ज है, ये रहा Q। कैसा चार्ज है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज है यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ होगा, और इसके अंदर कौन एंटर कर रहा है, चार्ज एंटर कर रहा है, दैट इज टेस्ट चार्ज। कौन है आपका, टेस्ट चार्ज। जब ये चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगी, क्योंकि जब ये चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगने वाली है। और फोर्स किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाली कितनी होती है, वो अभी बताई थी कुलाम्स लॉ ने, वो थे K Q1 Q2 अपॉन R²। जरा बताओगे Q1 कौन है, Q1 है यहाँ पे Q, और Q2 कौन है, Q2 है यहाँ पे Q0 अपॉन R²। जब ये कहीं पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाएगा तो क्या इन दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो सपोज कर ले इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस आपकी, R²। ये क्या है, ये वो फोर्स है जो किस किस के बीच में लगने वाली है, इसके और इसके बीच में लगने वाली है। कब लगेगी, जब ये चार्ज इसके फील्ड के अंदर एंटर कर जाएगा। तो किसने दिए, कूलाम्स लॉ ने दिया। और अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पढ़ा है, E = F/Q।
क्यू। कौन सा क्यू नहीं यहाँ पे, सोर्स या टेस्ट, तो ध्यान रखना उसको लिया जाएगा जो किसी के फील्ड में एंटर करेगा, और वो एंटर कौन कर रहा है, टेस्ट, तो यानी कि क्यू नॉट। क्लियर। फोर्स की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे उठा के इसको पुट कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिलाकर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली कई बार यूज करेंगे अभी आने वाली डेरिवेशंस के अंदर। तो ये क्या है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कौन बनाएगा, जो कोई भी एक चार्ज बनाएगा, और इस चार्ज को हम नाम देते हैं पॉइंट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको हम, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब कोई भी सिंपल एक चार्ज है जो छोटा सा चार्ज है, ज्यादा बड़ा चार्ज भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है, लेकिन सिंपल एक चार्ज है, उसको बोलता है पॉइंट चार्ज। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो कितना होता है, वो फॉर्मूला आपके नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जब भी कोई चार्ज होगा पॉइंट चार्ज और उसके चारों तरफ बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, बेहद इजी टॉपिक है। देखो कैसे करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल बहुत इजी है। क्या इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई दो चार्ज, सपोज एक प्लस क्यू है और एक है माइनस क्यू, यानी कि जब भी कोई दो चार्ज, दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए, इक्वल चार्ज होने चाहिए, और दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, अपोजिट, यानी कि एक प्लस तो एक माइनस। जब भी हमारे कोई भी दो चार्ज एक दूसरे से पर्टिकुलर सेपरेशन पर होंगे, कितनी सेपरेशन होगी भाई, कोई ना कोई तो दूरी होगी, इस दूरी को हमने एक स्पेशल नाम दिया, दैट इज 2a। कितनी दूरी होगी इन दोनों के बीच में, 2a। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना, जिसके अंदर क्या है आपका, जिसके अंदर हमारे दो चार्ज हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और दोनों के बीच में क्या एक पर्टिकुलर सेपरेशन है, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल नाम से क्या है भाई, इलेक्ट्रिक और डायपोल, डायपोल का मतलब दो पोल, यानी कि कोई भी एक ऐसा जिसके अंदर हमारी क्या है, दो चार्ज है, दोनों चार्ज का नेचर कैसा है, अपोजिट नेचर है, एक प्लस है और एक माइनस, और उन दोनों के बीच में क्या एक पर्टिकुलर सेपरेशन है, दैट इज 2a। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल का सिंपल मतलब हमारा यानी कि दो चार्ज इक्वल नेचर, इक्वल मैग्नीट्यूड के, अपोजिट नेचर के, उन दोनों के बीच में पर्टिकुलर सेपरेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एक कह सकते हैं पावर होगी, यानी कितनी क्षमता होगी, उसको बोलते हैं डायपोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम, डायपोल स्ट्रेंथ, या फिर इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है डायपोल मूवमेंट। क्या नाम जाता है इसका, डायपोल मूवमेंट। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग यहीं से बन जाएगी, क्या, डायपोल मूवमेंट। अब देखो डायपोल मूवमेंट क्या होता है, बहुत ही इजी टॉपिक है डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है, आपके सामने इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की पावर कितनी है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल आ जाए और वो इन दोनों के फील्ड के अंदर, सपोज करो इन दोनों का फील्ड कहाँ है, ये इसके चारों तरफ, ठीक है ना, और उस फील्ड में एंटर कर जाए, तो ये कितनी पावर के साथ उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, या फिर कह सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी क्षमता कितनी होगी, उसको बोल देंगे हम अपना क्या, डायपोल मूवमेंट। और वो क्या होता है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किससे, पी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, पी से। पी इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कहीं है, डेफिनेशन कहीं, तो वो क्या होता है कि जो यहाँ पे आपने चार्जेस ले रखे हैं, उनमें से किसी भी एक चार्ज को उठा लो और उन दोनों के बीच की सेपरेशन को उठा लो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है किस किस की, आइदर ऑफ द चार्ज, किसी भी एक चार्ज की और उन दोनों के बीच की सेपरेशन की। यानी कि डायपोल मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। कुल मिलाकर किसी भी एक चार्ज की वैल्यू उठा लो और उन दोनों के बीच की सेपरेशन को ले लो, उन दोनों के प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है ना। अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी, चार्ज, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और 2a इज द डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो कूलम्ब मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। यानी कि डायपोल मूवमेंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब मीटर होती है। और यहां से एक पॉइंट आपको बहुत ज्यादा तरीके से याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर यहीं से बच्चों के साथ खेल जाता है। क्या कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन आपको मेन याद रखनी है। इसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या दिक्कत कर जाते हैं, बच्चों को ये पता होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो इस वजह से बच्चे अधिकतर क्या टिक कर देते हैं कि प्लस से माइनस की तरफ होगी। लेकिन इस बात को आपको बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि जो डायपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, कि माइनस से
प्लस की तरफ होती है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फाइबर ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। यूनिट की बात करें तो कूलम्ब मीटर्स की यूनिट होती है, और डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या है इसकी? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। और कैसी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। कोई एग्जांपल बताएगा इलेक्ट्रिक डायपोल का? इलेक्ट्रिक डायपोल का सिंपल एग्जांपल HCl, ठीक है ना, और बिल्कुल H2O। ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? ये सब एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक डायपोल के, क्योंकि इसके अंदर एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर HCl की बात करें तो HCl में एक H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। तो ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों हो गए आपके इलेक्ट्रिक डायपोल। इन दोनों को मिला के अगर हम बात करें तो क्या बन गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल, क्योंकि एक है हमारा पॉजिटिव, एक है हमारा नेगेटिव, और दोनों के बीच में पर्टिकुलर सेपरेशन भी होगी, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसी वजह से क्या कहलाया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाया। और इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ यानी कि उसकी पावर की क्षमता, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। सिंपल डायपोल मूवमेंट। और डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट होता है हमारा प्रोडक्ट किस किस का? किसी भी एक चार्ज का और उन दोनों के बीच की सेपरेशन का। और इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है इसकी कूलम्ब मीटर। क्या यूनिट होती है इसकी? कूलम्ब मीटर। तो ये ध्यान रखना आपको इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में, याद रहेगा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो डायरेक्शन हमारे एग्जाम में कई बार आ चुकी है। क्या? वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, कहाँ पे? ऑन एक्सियल पोजीशन। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं आपको इस वीडियो में आज ऐसे करा दूंगा, इसको इतना शॉर्ट ट्रिक से करा दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा टॉपिक कब खत्म हो गया। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। इसका मतलब क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास एक डायपोल है, ध्यान समझना, बहुत ईजी है। एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, इसी को तो बोल रहे हैं डायपोल। और दोनों के बीच में क्या? एक सेपरेशन है। सेपरेशन का मतलब सपोज मान लें दोनों के बीच में कितनी सेपरेशन हमारी? 2a। कितनी सेपरेशन हमारी? 2a। और इसकी एक एक्सियल पोजीशन पे, अभी एक्सियल पोजीशन क्या होता है? जिस पोजीशन में आपका डायपोल रखा है उसी लाइन पे आपका क्या है? वो पॉइंट है। सपोज करा हमारा डायपोल ऐसे रखा ना, तो यहीं पे हमने एक पॉइंट मान लिया, क्या? ये रहा एक पॉइंट P, और हम देखना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट P पे इस डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस पॉइंट की, इस डायपोल से सेंटर से हमने एक डिस्टेंस मान ली, दैट इज R। कितनी डिस्टेंस मान ली हमने? R। ये डिस्टेंस कौन सी है? इस डायपोल के सेंटर से लेके इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस है, इसको बोल दिया हमने R, ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इस हमें ये देखना है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पूरे डायपोल की वजह से। क्यों? क्योंकि ये माइनस चार्ज है, और ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाएगा? अंदर की तरफ, क्योंकि हमने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से कैसा होता है? अंदर की तरफ होता है। तो ये हो गया हमारा E1, और प्लस की वजह से क्या होगा? बाहर की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा हमारा E2। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमने एक डायपोल लिया जिसके बीच की सेपरेशन 2a है, एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट की सेपरेशन R है, कहाँ से? उसके डायपोल के सेंटर से, और उस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला किसकी वजह से? माइनस क्यू, यानी कि इसकी वजह से, और वो कितना है हमारा? E1। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अभी बताया था आपको, वो कितना होता है? E इज इक्वल टू होता है KQ/R²। अभी तो बताया था रिसेंटली, 1 सेकंड पहले, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाला जरा बताओगे क्या होगा? K, Q कौन है? Q तो Q है अपॉन R²। जरा बताओगे पहले वाले चार्ज, यानी कि इस चार्ज से इस चार्ज, इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है? यानी कि ये सारी डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सारी की सारी, और वो कितनी होगी भाई? 2a। तो ये हो गया, यानी कि 2a ये हो गया, और ये डिस्टेंस। और तो हम एक काम करें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लें। ये कितनी है? R, और आधी डिस्टेंस कितनी हो गई? a, क्योंकि ये कैसा है? इसका सेंटर पॉइंट है। तो 2a पूरा है, तो a इधर, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R हो गई। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? A। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? R प्लस A। तो डिस्टेंस हो गया R प्लस A, और डिस्टेंस का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो R प्लस A का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ किसकी वजह से? माइनस क्यू की वजह से। ऐसे अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना प्लस क्यू की वजह से। प्लस क्यू की वजह से कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से हमारा E2। फॉर्मूला क्या है? यही है, KQ अपॉन R²। जरा बताओगे प्लस क्यू से पॉइंट P तक की दूरी कितनी है? यानी कि ये वाली डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? भाई ये पूरी की पूरी R है, और इस R में से इस A को भगा दो। भाई ये पूरा A है, तो इस R में से A को भगा दो, तो डिस्टेंस मिल जाएगी ये वाली। तो ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? प्लस क्यू की वजह से। अब आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जरा बताओ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है E1 एक है E2। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। अपोजिट का मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो क्या होगा? माइनस होगा ना। सपोज करो आपको एक बंदा इधर से खींच रहा है एक बंदा इधर से खींच रहा है, तो क्या होगा? जो ज्यादा खींचेगा उधर की तरफ आप मूव कर जाओगे, ठीक है ना। तो यानी कि कुल मिलाकर फोर्स जब दो अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, या कोई भी दो क्वांटिटी जब अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो उनका जो रिजल्ट होता है वो घट जाता है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड है E1 E2 इधर है E2 इधर है, तो दोनों का क्या होगा माइनस करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। अब माइनस उसमें से करें ना जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, भाई ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, जो चार्ज उस पॉइंट के पास होगा उसके द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। इस पॉइंट के पास कौन है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्लस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, E2, तो यानी कि E2 की वैल्यू ज़्यादा, तो यानी कि हम कर देंगे E2 माइनस E1, सिंपल E2 माइनस E1। अब क्या करना है, अब प्योर मैथ्स रह गए क्या, देखो जरा E1 E2 की वैल्यू कितनी है, K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस E1 कितना है, K Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। इसमें से एक काम करो, K Q बाहर ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, अब इसका एलसीएम ले लो नीचे, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा E टोटल इक्वल्स टू K Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर R प्लस A का होल स्क्वायर, और इधर एलसीएम लोगे तो बन जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कैसे करोगे, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, और इनका स्क्वायर ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व तो कर दोगे। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर मिलेगा क्या, इसका आंसर मिल जाएगा आपको E टोटल इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे K एज इट इज, Q एज इट इज, इनमें कोई चेंज नहीं होगा, K Q तो एज इट इज रहेंगे। अंदर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 2A 2R, चेक करके देख लो, अभी दिखाता हूँ आपको कैसे आएगा। देखो जरा यहाँ पे ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, a है यहाँ पे r प्लस a प्लस b है हमारे पास r माइनस a, तो एक तो ये हो गया a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होगा, r प्लस a माइनस a माइनस बी, यानी कि r प्लस a दिस। तो अब क्या होगा, a से a कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2r लिख रखा है, और r से r कैंसिल हो गया, a प्लस a कितना हो गया 2a, तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना आएगा अंदर से 2a 2r। चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लो या आप सीधा इसको याद रख सकते हो। ऐसे नीचे जब आप इसको सॉल्व करोगे r स्क्वायर r माइनस a का होल स्क्वायर और r प्लस a का होल स्क्वायर की जब आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी आपको आंसर ये देने वाला है क्या, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको भी आप सॉल्व कर देख सकते हैं, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। बट प्योर मैथ्स है, 12th क्लास के बच्चे दोनों सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करने लगे तो ये बन जाएगा E टोटल इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे K Q इंटू 2A, भाई 2A को हमने Q के साथ ले लिया, Q लिया अभी बताएंगे आपको, इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर याद हो तो अभी आपको एक शब्द पढ़ा था डायपोल मूवमेंट, और डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। तो जरा देख लो यहाँ पे Q इंटू 2A ये रहा, तो क्या इसकी जगह P नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा E टोटल कितना हो जाएगा, E टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा K P, और 2R है तो 2R, 2KPR हो गया, और नीचे एज इट इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा कौन बनाएगा, एक डायपोल बनाएगा, कहाँ पे, एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन का मतलब उसी लाइन पे जिस लाइन पे वो हमारा डायपोल रखा हुआ है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। ये बिल्कुल शॉर्ट में बताया मैंने आपको, ठीक है ना। अगर आपको इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है कि एक एक स्टेप कहाँ से आया कैसे आया, तो आप जाकर हमारी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको ये टॉपिक बिल्कुल डिटेल में करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। अब यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट P को, जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P को बहुत दूर कर दें, यानी कि जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इनकी पॉइंट P है वो बहुत दूर हो जाए, तो बहुत दूर होने से क्या होगा, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि R की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, किससे, इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि A से। तो ये हो गया हमारा स्पेशल केस, ये क्या हो जाएगा हमारा स्पेशल केस, क्या कि जब हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो, बहुत दूर हो, यानी कि पॉइंट P कहाँ हो, बहुत दूर है, तो उस केस में R की वैल्यू मच 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 ग्रेटर हो जाएगी, किससे, A से। उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में A को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, A को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं भूल जाएंगे। तो इस फॉर्मूले की वैल्यू क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी E टोटल इक्वल्स टू 2 एज इट इज, K एज इट इज, P एज इट इज, और R भी जू का तू। R स्क्वायर को हम ऐसे रहने देंगे, लेकिन A स्क्वायर को क्या कर देंगे हम, जीरो, क्योंकि A की वैल्यू में क्या करनी है, नेग्लेक्ट करने, जीरो करनी है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2KPR अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि R की पावर 4, तो ये बन जाएगा 2KP अपॉन R का क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, कब, ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजिशन, बट कब होगा, व्हेन द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द
डायपोल, यानी कि जब पॉइंट P कहाँ होगा, बहुत दूर होगा किससे, डायपोल से, तो हमारा ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो हमारा कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम ए को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। दिस इज द डेरिवेशन फॉर अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। अब ऐसे क्या करना है, अब ऐसे हमें एक और टॉपिक पढ़ना है इसी का जैसा, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल की जगह इस बार हमारा आ जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, आइए देखते हैं उसको। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक मैंने अभी आपको बताया क्या हमारा होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। बेहद इजी टॉपिक है और पेपर में बनता भी है। देखो कैसे करोगे, सिंपल, हमने क्या करा, हमने एक डायपोल लिया, ये रहा, ध्यान समझना, बहुत इजी है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये भी। ये रहा एक डायपोल लिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में सेपरेशन होगी कितनी, हमने मान ली 2a। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा ये, इस सेंटर पॉइंट से थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट मान लिया हमने P, और कितनी दूरी पर माना हमने, वो डिस्टेंस मान ली कितनी हमारी, स्मॉल r, ठीक है। अब इस पॉइंट P पे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, वो होगा अंदर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज क्या होता है, इनवर्ड होता है, और ये वाला चार्ज भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और वो कहाँ होगा, वो होगा हमारा बाहर की तरफ, दैट इज दिस। ये हमने मान लिया पॉइंट कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि E2 कह दो उसको, ठीक है। हमने मान लिया कि हमारा सपोज किया कि ये जो एंगल है कितना हमारा थीटा, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ कुछ इस तरह से, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी हमारा थीटा होने वाला है, क्यों, अल्टरनेटिव एंगल से, ठीक है ना। अगर ये थीटा है और सपोज करो ये भी थीटा, क्योंकि डायपोल में दोनों चार्ज सेम है, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो पूरा एंगल कितना होगा, 2 थीटा, और उसमें से ये थीटा चला गया, तो अंदर कितना बचा रह गया हमारा, थीटा। डिटेल में आप पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट में है हमारा, बिल्कुल ये टॉपिक ऐसा समझा रखा है वहाँ पे कि आपको उसके बाद कुछ करना नहीं, क्योंकि देखो ये तो हम फास्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं फास्ट, क्योंकि हमारे एग्जाम पास हैं, हमने अब तक कुछ पढ़ा नहीं, तो ये तो वीडियोस उनके लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने अब तक कुछ नहीं करा, बस इस वीडियो को करके नैया पार हो जाएगी उनकी। लेकिन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना कि ये कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आप जाके हमारे इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये थीटा हुआ, ये थीटा हो गया। अब E1 है, इस E1 का क्या होगा, इस E1 के 2 कंपोनेंट टूट जाएंगे, क्यों, कौन कौन से, एक हो जाएगा E1 cos थीटा और एक हो जाएगा E1 sin थीटा। दूसरा इस E2 के भी 2 कंपोनेंट टूट जाएंगे, एक हो जाएगा E2 cos थीटा और एक कंपोनेंट टूट जाएगा ये E2 sin थीटा, यानी कि हमारे दोनों के क्या हो जाएंगे, दोनों के 2 कंपोनेंट टूट जाएंगे। अब क्या होगा, अब जो ये E1 E2 है, पहले जरा इनकी वैल्यू निकालना है। E1 क्या है, E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, और वो कितना होता है, अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, KQ/R², ये तो होता है। तो जरा बताओ कितना होगा, हो जाएगा KQ/R²। जरा बताओगे इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, वो यही तो है, हाइपोटेनस। कैसे हाइपोटेनस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है मेरे को, क्या, देखो ऐसा कुछ ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाली साइड ये री, ये वाली साइड ये री, और ये वाली साइड ये री। ये कितनी है हमारी, ये है हमारा ये, और ये कितना होगा, आधा होगा, यानी कि A हो जाएगा। ये कितना है हमारा R, यानी कि ये कितना हो गया हमारा R हो गया। तो जरा बताओगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाइथागोरस से √A² + R²। फिर पाइथागोरस लगा दो, सिंपल, तो यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, ये वाली, तो कितना हो जाएगा हमारा √R² + A²। ये तो डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्टेंस का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया हमने, क्या, होल स्क्वायर। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए KQ/R² + A²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। अब जरा बात कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, वो कितना होगा, वो होगा KQ/√, जरा बताओ, KQ और R²। ये तो डिस्टेंस होगी इसमें भी, तो इसमें डिस्टेंस भी कितनी होगी, उतनी होगी जितनी यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि उसके लिए A भी वही है, R भी वही है, तो ये डिस्टेंस भी वही होगी। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू भी उतनी होगी, कितनी, R² + A², और उस डिस्टेंस का क्या होना, होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, KQ/R² + A²। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो इसने बनाया। हमने एक बात देखी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, देख लो चाहे, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ना, E1 E2 के बराबर है, और इन दोनों को मैं क्या कह दूं, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे रहा हूँ E। भाई जब E1 E2 के बराबर है तो दोनों को हमने एक नया नाम दे दिया E। तो जहाँ जहाँ हमने 1 2 यूज़ करा वहाँ पे हम खाली E यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि ये जो क्या हो गया, ये हो गया हमारा E1 की जगह E, E1 sin थीटा की जगह E sin थीटा, E1 cos थीटा की जगह E cos थीटा, E2 cos थीटा की जगह E cos थीटा, और E2 को sin थीटा की जगह E cos थीटा, और E2 की जगह E, यानी कि सब कुछ E यूज़ कर दिया हमने। क्लियर। अब देखो जरा, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों इक्वल है,
और डायरेक्शन कैसी, अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करो तो कितना होगा, ई टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा एक कंपोनेंट बचा हुआ है ई कॉस थीटा और दूसरा ही बचा हुआ है ई कॉस थीटा, तो दोनों को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये हो गया 2e कॉस थीटा, 2e, ई की वैल्यू कितनी है, कोई सी भी ले लो, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों बराबर हैं, तो क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और जरा बताओ कॉस थीटा कितना होगा, अगर यहाँ पे मैं ट्रायंगल देखना चाहूँगी, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये तो था सिंपल थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कौन है ए और हाइपोटेनस कौन है ये, तो क्या कर देंगे, बेस हो गया हमारा ए और हाइपोटेनस हो गया हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, के तो के है ही, क्यू है और 2a है, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है यहाँ पे 1 और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2, तो 1 + 1/2 कितनी हो जाएगी 3/2, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और ऊपर q इंटू 2a, अभी बताया था क्या होता है p, डायपोल मूवमेंट, तो फॉर्मूला बन गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। This is the electric field due to dipole on equatorial position which is at a distance of small r from the center of the dipole, यानी कि जो पॉइंट P पर है, जो पॉइंट P है जो इसके सेंटर से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, उस पॉइंट पर बनने वाला इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना। स्पेशल केस आपको याद हो तो हमने उसमें स्पेशल केस किया था, वो स्पेशल केस क्या था, स्पेशल केस था आपका कुछ इस तरह से कि जब हमारा पॉइंट P जो होता है बहुत दूर हो जाता है, यानी कि ये पॉइंट P क्या है, बहुत दूर है, जब बहुत दूर होगा तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, मच ग्रेटर हो जाएगी a से, तो उस केस में a को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और जब a को 0 कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ देखो जरा के पी, ये तो जू का तू, नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा 0, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, और जब आर स्क्वायर की पावर आपकी 3/2 होगी तो उसको क्या लिख सकते हो, 1/2 से 2 खत्म हो गया तो आर की पावर कितनी रह गई 3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन द स्पेशल केस, यानी कि जब हमारा पॉइंट P क्या होगा, बहुत दूर होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो हमारा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट है हमारा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं हम इस चैप्टर का, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहद खास होने वाला है, यानी कि अगर हमें इस चैप्टर को करना है तो इस चैप्टर में इस टॉपिक को बिल्कुल भी कतई नहीं भूलना। क्या होगा, बहुत इजी टॉपिक, ध्यान समझना। यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा कि हमने एक डायपोल लिया, डायपोल क्या होता है ये बताया आपको, हमने एक डायपोल लिया और उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। सपोज ये रहा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई वेक्टर। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी। और वहाँ पे हमने क्या लिया, वहाँ पे लिया हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है कुछ इस तरह से, ये रहा, सपोज ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता है यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पे प्लस क्यू होगा। भाई डायपोल का मतलब क्या है, डायपोल का मतलब ये तो होता है एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन होगी। सपोज किया कि ये जो सेपरेशन है इन दोनों के बीच में वो कितनी है हमारी, वो है 2a। ये तो कहते हैं हम डायपोल में डिस्टेंस कितनी होती है 2a। अब जरा बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है यहाँ कहीं पॉजिटिव रहा होगा और वहाँ कहीं नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखें क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, इधर पॉजिटिव उधर कहीं नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव ये इस नेगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कुल मिलाकर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, किधर की तरफ, इधर की तरफ। ये लगी F1 फोर्स, क्लियर। ऐसे इस वाले चार्ज के ऊपर उधर की तरफ एक फोर्स लगेगी, ये लग रही है हमारी F2 फोर्स। यानी कि इस डायपोल के ऊपर दो फोर्स लगेंगी, एक F1 जो इसको इधर ले जाएगा और एक F2 जो उसको उधर ले जाएगा। मान ली ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाया, यानी कि ये एंगल बनाना हमारा फॉर एग्जांपल थीटा एंगल ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बना रहा है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल फोर्स की, तो फोर्स कितनी होगी जरा बताओ। फोर्स कौन कौन है यहाँ पे फोर्स है F1 F2। F1 कौन सी फोर्स है, F1 वो फोर्स है जो हमारी किसके ऊपर लग रही है, माइनस क्यू के ऊपर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, E इज इक्वल टू होता है हमारा F/Q। पढ़ा है अभी बिल्कुल फॉर्मूला की E इज इक्वल टू क्या होता है F/Q। अगर यहाँ से F निकालना चाहते तो F कितना होगा,
F इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। जरा बताओगे F1 फोर्स कौन सी है? F1 फोर्स वो है जो हमारी किसके ऊपर लग रही है? माइनस क्यू के ऊपर। तो कितनी होगी? E। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई क्यू होगा क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? कौन सी डायरेक्शन है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा। तो ई तो सेम रहने वाला है, चार्ज हो गया क्यू। क्लियर? कहाँ की तरफ है? अगर मैं कहूँ इसकी डायरेक्शन तो टूवर्ड्स लेफ्ट। किधर की तरफ? हमारा लेफ्ट की तरफ, इधर की तरफ। जरा पॉजिटिव के ऊपर देखना, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स कौन सी है? F2। F2 का फॉर्मूला क्या होगा? E इंटू क्यू। क्यों? क्योंकि भाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे भी वही रहने वाला है, चार्ज की वैल्यू, क्योंकि डायपोल में दोनों चार्ज की वैल्यू इक्वल होती है। ये कहाँ पे है? टुवर्ड्स राइट, ये राइट में है। अब जरा एक बात देख के बताओ, दोनों फोर्स की वैल्यू कैसी है? इक्वल। और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, एक लेफ्ट में और एक राइट में। अगर कोई आपको इधर से खींच ले, कोई आपको इधर से खींच ले, दोनों खींचने वाले बराबर हैं, तो क्या होगा? ना आप इधर जाओगे ना आप जाओगे इधर, आप वहीं रहोगे। तो यानी कि टोटल फोर्स कितनी होगी अगर हम बात करें तो? F टोटल कितना होगा? वो होगा हमारा 0। यानी कि टोटल फोर्स कितनी लगने वाली है इसके ऊपर? 0 लगने वाली। तो कुल मिला के जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स होगी, कौन सी फोर्स? ट्रांसलेटरी फोर्स। इस फोर्स को नाम बोलते हैं ट्रांसलेटरी फोर्स। वो कितनी होगी हमारी? 0 होगी। अब ट्रांसलेटरी फोर्स तो 0 है, लेकिन होगा क्या? ये डायपोल के ऊपर दो फोर्स लग रही है। सपोज ये डायपोल है, एक फोर्स इस पे इधर लग रही है, एक फोर्स लग रही है इस पे इधर। देखो ऐसे, जस्ट वेट, एक फोर्स इस पे उधर, एक फोर्स इस पे इधर, ऐसे लग रहा है ना। अब क्या होगा? एक फोर्स उधर लग रही है, एक फोर्स उधर, तो क्या होगा? ये डायपोल ऐसे घूम जाएगा भाई, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि एक फोर्स उधर लग रही है, एक फोर्स इधर, तो ये डायपोल ऐसे घूम जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये वाली जो यहाँ पे दो फोर्स होंगी, ये इस डायपोल को क्या कर देंगे? रोटेट कर देंगे, यानी घुमा देंगी। और जब कोई बॉडी किसी को रोटेट करता है तो उसके ऊपर लगता है टॉर्क। और उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क होगा हमारा, क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का? टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है किसका? टॉर्क का। टॉर्क। अब फोर्स, यहां पे फोर्स कौन सी है? दो फोर्स हैं, एक F1 एक F2। दोनों की वैल्यू कितनी आई थी? दोनों की वैल्यू इक्वल आई थी, और वो दोनों की वैल्यू कितनी थी? EQ। अभी बताया आपको कैसे आई है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? EQ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों फोर्स के बीच में लगने वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी? ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज करते हैं इसको नाम देते हैं A, B और C। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? BC। कौन होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? BC। अब इस BC की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लेंगे ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC, जरा देख पा रहे हो? ABC। इस ABC में अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा निकाल लूँ तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AB। तो यहां से क्या निकाल लो? यहां से निकाल लो आप BC कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा AB साइन थीटा। ठीक है, तो AB जरा बताओगे AB कितना है? AB हमारा 2A के बराबर। तो यानी कुल मिला के यहां से BC कितना आ गया? 2A साइन थीटा। इसको उठा के यहां वैल्यू को पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू, और BC हमारे पास 2A साइन थीटा। अब देखो Q इंटू 2A क्या होता है? अभी बताया डायपोल मूवमेंट, तो ये हो गया EP साइन थीटा। This is the value of torque which was experienced by a dipole when it is placed in a uniform electric field। ये कैसी फॉर्म है? ये फॉर्म है इसकी स्केलर फॉर्म। कैसी फॉर्म है आपकी? स्केलर। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी? कुछ नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा। क्या? टॉ वेक्टर, यानी टॉर्क का वेक्टर इक्वल टू ये है AB साइन थीटा। तो क्या होता है? E क्रॉस A क्रॉस B। तो यानी कि हो जाएगा E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ये कैसी फॉर्म है आपकी? वेक्टर फॉर्म। क्लियर? तो ये था हमारा टॉर्क। ठीक है, अब इसमें आपको याद रखना है टॉर्क लगने के लिए मैक्सिमम कंडीशन मिनिमम कंडीशन क्या होती है। देखो अगर यहाँ पे थीटा 90 हो जाए, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखो EP साइन 90 साइन 91 होता है, यानी कि EP। तो इस केस में जो टॉर्क होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। कैसा होगा? मैक्सिमम। और अगर थीटा हो जाए हमारा 0, तो थीटा जब 0 होगा तो कॉस
सॉरी EP sin 0 और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 0। यानी कि ये कंडीशन किसकी है, हमारी मिनिमम। किसकी कंडीशन है, आपकी मिनिमम की, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, ये एग्जामिनर बहुत पूछते हैं क्या, कि जब भी किसी डायपोल को कहाँ रखा जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ध्यान समझना, जब भी किसी डायपोल को कहाँ रखा जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे कि यहाँ पे रखा था, तो इसके ऊपर ट्रांसलेटरी फोर्स कितना होगा, 0, यानी ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं होगा। लेकिन टॉर्क लग रहा है तो इसके पास क्या होगी, रोटेटरी फोर्स होगी। कैसी फोर्स होगी, रोटेटरी, तो रोटेटरी फोर्स उसके पास होगी। ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू कहीं ज्यादा कहीं कम। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसलेटरी फोर्स भी होगी और रोटेटरी भी होगी, यानी कि इस बार क्या होगा, दोनों होगी। यानी कुल मिला के जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो इसके पास सिर्फ रोटेशन होगा, यानी कि सिर्फ गोल गोल घूमेगा। लेकिन अगर इसके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये गोल भी घूमेगा और ये मूव भी करेगा, लेफ्ट में भी जा सकता है और राइट में भी जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क होगा, यानी कि रोटेटरी मोशन होगा, और जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो टॉर्क भी होगा, यानी कि रोटेटरी मोशन भी होगा और ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। ये बात आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से इस चैप्टर की थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सपोज किया ये जा रही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेहद आसान तरीके से बता दूंगा आपको कि क्लियर हो जाएगा एक बारी में। ये जा रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपने क्या काम करा, आपने इसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया रख दिया। एरिया इन द सेंस कोई भी आपने एक इस तरह से एरिया रख दिया, यानी कैसा है ये एक सपोज कह सकते हैं 4 वायर, 1 2 3 4 ऐसे 4 वायर है, बीच में से खोखली है, तो ये रख दिया आपने। अब क्या होगा, अब इसके अंदर से लाइंस पास होंगी। कितनी लाइन पास हो रही है, एक तो ये लाइन पास हो रही है, दूसरी ये हो रही है, तीसरी ये हो रही है और चौथी ये हो रही है। 4 लाइन पास हो रही है ना। तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास हुई, उसी को कहेंगे हम क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे यहाँ पे कितनी लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4 लाइन पास हो रही है, तो इसका फ्लक्स कितना हो गया, 4 हो गया। यानी जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से पास होंगी उसको कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है फाई ई। क्या सिंबल होता है इसका, फाई ई। फाई ई इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। क्या फॉर्मूला होता है, ई डॉट डी एस। ई क्या है यहाँ पर, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डी एस क्या है, डी एस है यहाँ पर इसका एक छोटा सा एरिया है, किसका, उस एरिया का जिसको आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना। जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या, देखो अब है हमारा, यहाँ पे भी बताया आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होगी हमारी एक पर्टिकुलर एरिया में से। लेकिन जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप यहाँ पर देख रहे हो, ये कैसी लाइन होती है, ये होती है इमेजिनरी लाइन्स। कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी, यानी काल्पनिक लाइन होती है। इनको हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, जिस चीज को हम देख नहीं सकते उनको गिने कैसे। भाई इन्होंने तो ये कहा कि कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन जब किसी चीज को हम देख ही नहीं पा रहे तो उसे गिने कैसे। तो इसीलिए फिर इसको सॉल्व आउट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम आई, दैट इज गॉस थ्योरम। क्या है हमारे पास, गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम ने इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन को इतना आसान कर दिया, बेहद आसान। उन्होंने कहा है जब भी आपको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, जब भी आपको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, तो सिंपल आप ये देख लो कि वहां पे कितना चार्ज आपने रखा हुआ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और उसका क्या ले लो, 1/ε0 टाइम्स ले लो। यानी कि क्या कहा उन्होंने कहा कि जब भी हमारा, सपोज ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, कुछ भी कह सकते हो आप इसको, और इसके अंदर क्या रख दिया आपने, चार्ज रख दिया छोटा, यानी प्लस का क्यू। तो क्या होगा, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, ऐसे करके चारों तरफ। तो इन्होंने कहा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके अंदर से निकला। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ। तो हमारा कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है, तो उसको क्या कर दो, उसका कर दो 1/ε0
एप्सिलॉन नॉट। तो उसका 1 एप्सिलॉन नॉट जब आप करोगे तो वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपको ना एरिया, ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जरूरत, ना एरिया निकालने की जरूरत, ना एरिया देखने की जरूरत, कुछ नहीं करना आपको सिंपल ये देखना है कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ, जितना चार्ज वहां पे रखा होगा उसका क्या कर दो 1 एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही है हमारी गॉस थ्योरम, याद रहेगा, ठीक है ना। अब इस गॉस थ्योरम के में कुछ एप्लीकेशन करने, तो आइए देखते हैं उसको। हमारा गॉस थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन है, जिसमें सबसे पहले हम क्या यूज करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक लॉन्ग इन्फिनाइट वायर होगी, लॉन्ग इन्फिनाइट कंडक्टर कह सकते हो, लॉन्ग इन्फिनाइट वायर होगी। इसके ऊपर हमने चार्ज दिया हुआ है, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ गया, उसकी लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये हो गया। अब कहता है कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, या कुछ भी ले सकते हो, पॉइंट P है, कह रहा बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस मान ली, क्योंकि जब भी हमें गॉस लॉ लगाना होगा तो गॉस लॉ लगाने से पहले हमें क्या मानना पड़ता है, गॉसियन सरफेस माननी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस ली। गॉसियन सरफेस की क्या विशेषता होती है, वो हर जगह से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, कैसे सरफेस ली जाती है। तो यानी कि हमारा एक सरफेस हो गया ये, मान ली सपोज किया कि हमारे पास यहाँ पे हमने 3 पॉइंट ले लिए, एक ये रहा P1 पॉइंट, एक पॉइंट P2 पॉइंट, एक पॉइंट P3 पॉइंट। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा होगा ना, सपोज करो ये वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से निकल रहा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ये जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ऐसे, ये जा रहा है E वेक्टर, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी निकल रहा होगा, दैट इज E, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी निकल रहा होगा, दैट इज E। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल एरिया लेना है, क्योंकि हमें गॉसियन थ्योरम लगाने, तो यहाँ पे हमने क्या माना, स्मॉल एरिया मान लिया, जहाँ से वो क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। उस एरिया की डायरेक्शन कैसे होगी, इस वाले एरिया की डायरेक्शन होगी ऐसे ऊपर की तरफ, यानी कि ये हुआ हमारा DS1। ऐसी इसकी क्या होगी, इसका होगा हमारा कुछ ऐसे एरिया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे DS2, और इस पे भी एक एरिया होगा, दैट इज दिस, और इसका एरिया कैसे होगा, ऐसे DS3, यानी कुछ इस तरह से। देखो सपोज करो ये रहा सिलेंडर, तो ऊपर वाला सरफेस कैसे इंक्रीज होगा, ऐसे तो इंक्रीज होगा, साइड वाला सरफेस ऐसे इंक्रीज होगा, और बॉटम वाला सरफेस ऐसे इंक्रीज होगा। तो वही तो करा, टॉप वाला सरफेस ऐसे निकल रहा है, साइड वाला सरफेस ऐसे, और बॉटम वाला सरफेस ऐसे, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी हेडिंग क्या होगी, हेडिंग होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, ठीक है। क्या होगा, देखो हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, वो होता है हमारा क्लोज इंटीग्रल EDS cos थीटा, यही होता है, ठीक है। जरा बताओगे यहाँ पे 3 एरिया है हमारे पास, कौन कौन से, एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो 3 सरफेस हैं, एक सरफेस S1 है, एक सरफेस EDS cos थीटा किसकी है, S2 की है, और एक सरफेस EDS cos थीटा किसकी है, S3 की। 3 सरफेस है ना भाई, एक ऊपर की तरफ, एक साइड में, एक नीचे की तरफ। जरा बताओगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और DS के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ऐसे और सरफेस जा रही है ऐसे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो जा रहा है ऐसे और सरफेस जा रही है ऊपर की तरफ, ऐसे जरा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है और सरफेस ऊपर, कितना एंगल बन गया 90 डिग्री। तो कुल मिला के ये होगा क्लोज इंटीग्रल S1 का कितना हो गया, EDS cos 90 प्लस, जरा इसकी बताओ यहाँ पे कितना एरिया बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है और सरफेस भी ऐसी, तो यानी कितना होगा 0। तो S2 के अलॉन्ग कितना है, EDS cos 0, और S3 के अलॉन्ग जरा बताओगे, EDS cos, देखो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सरफेस ऐसे, तो कितना होगा 90 डिग्री, EDS cos 90, cos 90 कितना होता है 0। तो कुल मिला के फ्लक्स की वैल्यू कितनी आएगी, फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल S2 का EDS। गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था फाई ई जो होता है वो किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये भी फ्लक्स दोनों को बराबर कर दें, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्लोज इंटीग्रल S2 का किसके अलॉन्ग EDS। हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से E निकाल लो, तो E कितना हो गया, E बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल DS इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DS क्या है, ये छोटा सा पोर्शन, ये तो है छोटा सा, अगर कंप्लीट कर दें तो क्या होगा, टोटल एरिया सिलेंडर कितना होता है, टोटल एरिया सिलेंडर का होता है 2πr r प्लस h, 2πr r प्लस h। लेकिन ये होता है टोटल सरफेस एरिया, इसमें टॉप भी होती है, बॉटम भी होती है, साइड भी होती है, लेकिन ना हमें टॉप लेना ना हमें बॉटम, की टॉप और बॉटम का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, ये भी रहा
और ये रहा कितना है 0, तो खत्म हो गया। तो हमें क्या लेंगे, हमें सिर्फ लेंगे लेटरल साइड यानी कि साइड की साइड यानी कि साइड्स। तो साइड्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम ये यूज़ नहीं करते, हम करते हैं टीएस से, सॉरी एलएस से। वो क्या होता है 2 पाई आर एच, ये तो होता है। तो बस यूज़ कर देंगे क्या, ये तो हुआ छोटा सा एरिया, टोटल एरिया कितना होगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ई 2 पाई आर एच इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मान लिया कि इस गॉसियन सरफेस की लेंथ लंबाई L है, कितनी है L, तो 2 पाई आर एच की जगह क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो E की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू एल। Q अपॉन एल क्या होता है, अभी बताया था, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो E की वैल्यू कितनी होगी, E हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफिनाइट वायर कैरिंग चार्ज हो जाएगा। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर। ये है हमारी गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफिनाइट प्लेन शीट। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक शीट होगी, सपोज ये हमारे पास एक शीट है, इस शीट को हमने क्या दिया हुआ है, इस शीट को हमने दिया हुआ चार्ज। तो सारा चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा सरफेस के अलावा। अब हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो ये क्या करेगा, देखो सपोज करो ये शीट है, ये एक शीट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस मान ली। एक गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है ना, जिसकी यहाँ पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं, सपोज कोई भी एक पॉइंट लिया हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा हो, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना है। तो हमने मान ली इसके सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी r, ऐसी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी r कह लो, x ले लो, l ले लो, जो तुम्हारी इच्छा वो कर सकते हो, ठीक है ना। ये हुआ, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकल रहा होगा। सपोज कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ये रहा E, जैसे इधर जा रहा होगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक जगह का ले लेंगे, बाय सिमेट्री से दूसरी तरफ का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल वो दो जगह का होगा, एक तो होगा φ1, एक होगा φ2। φ1 φ2 क्यों होगा, जितना फ्लक्स उधर जाएगा इधर इतना फ्लक्स इधर, तो φ1 φ2 को हम ऐसे कर सकते हैं φ प्लस φ, भाई दोनों की वैल्यू सेम होने वाली, तो कितना होगा फ्लक्स 2φ। तो टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास 2φ, क्लियर। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है φ इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल EDS, यही तो होता है EDS। अब बात करें, ई तो बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, ds क्या है, छोटा सा एरिया, यानी कि इस गॉसियन सरफेस का स्मॉल पोर्शन, कहीं भी ले लो आप, फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा पोर्शन है जहां से निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E, और एरिया मान लिया हमने ds वेक्टर इस तरह से। तो ये छोटा सा पोर्शन अगर कंप्लीट करेंगे टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल एरिया हमने मान लिया कि इस गॉसियन सरफेस का कितना है हमारा A, कितना है A, तो फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास EA, इसको उठा के यहाँ रख देंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, फाई टोटल इक्वल्स टू 2EA, क्लियर। फ्लक्स का फॉर्मूला अभी गॉस थ्योरम ने क्या कहा था, कितना होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया 2 इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E निकाल लो, कितना हो गया, ये हो गया आपका Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यानी कि E कितना आ गया, E आ गया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफिनाइट प्लेन शीट, ठीक है ना। अब इसके कुछ स्पेशल केस है, कैसे हैं जरा, सपोज कि हमारे पास एक शीट ये है और एक शीट ये है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2। यहाँ पे हमें 3 रीजन दिख रहे हैं, एक तो ये रहा फर्स्ट रीजन, एक ये रहा सेकंड रीजन, और एक ये रहा थर्ड रीजन। हमें इन तीनों रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितना कितना होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, तो ये जा रहा है हमारा E1। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर की तरफ होगा, ये होगा हमारा E2। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बीच में कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी कि ये रहा हमारा E1। इसकी वजह से बाहर की तरफ किधर होगा, इधर की तरफ होगा E2। थर्ड रीजन में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी कि E1, और इसकी वजह से भी बाहर की तरफ होगा, यानी कि E2, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है एक शीट की वजह से, अभी पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल शीट कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 देखना हो तो क्या करेंगे, सिग्मा 1 कर देंगे, भाई एप्सिलॉन दोनों के लिए सेम है। ऐसे E2 कितना होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको फर्स्ट रीजन में निकालना है, फर्स्ट रीजन में जब देख के बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होगा, दोनों के डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी कितनी है, सिग्मा 2 अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लो और अंदर बचेगा क्या, 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा कहाँ पे, फर्स्ट रीजन में। सेकंड रीजन में जरा बताओ कितना होगा, सेकंड रीजन में ई टोटल कितना होगा, ई टोटल इस बार क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो माइनस करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे E1 माइनस E2। कितना होगा, E1 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, सेकंड रीजन में। और थर्ड रीजन में क्या हो रहा है, थर्ड रीजन में फिर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थर्ड रीजन में फिर दोबारा से यही काम होगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट का और थर्ड का दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये हुआ। अगर एक शीट प्लस हो और एक शीट माइनस हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं उसको भी। देखो अब क्या है, अब हमारी एक शीट तो है प्लस और एक शीट है हमारी इस बार माइनस। इसकी डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी डेंसिटी माइनस का सिग्मा 2, भाई माइनस है, साइन इस बार माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रीजन में इसकी वजह से बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ यानी कि E1, और उसकी वजह से अंदर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से कैसा होता है, अंदर की तरफ होता है। सेकंड रीजन में जरा बताओगे, सेकंड रीजन में क्या होगा, सेकंड रीजन में इसकी वजह से होगा बाहर की तरफ E1 और इसकी वजह से अंदर की तरफ यानी कि E2। थर्ड रीजन में फर्स्ट की वजह से कितना होगा, बाहर की तरफ यानी कि E1 और सेकंड की वजह से अंदर की तरफ यानी कि E2। अब क्या होगा, बस सिंपल है। फर्स्ट रीजन में जरा बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल कितना होगा, ई टोटल होगा हमारा E1 माइनस E2। ठीक है, तो क्या कर दोगे, E1 जरा बताओगे E1 कितना होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो अंदर बच गया हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फर्स्ट रीजन। जरा बताओगे सेकंड रीजन में क्या होगा, सेकंड रीजन में ई टोटल कितना होने वाला है, दोनों डायरेक्शन सेम है, तो E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर बच गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। और थर्ड रीजन में क्या है, फिर दोबारा से अपोजिट है, तो फर्स्ट रीजन का और थर्ड रीजन का फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारी गॉस थ्योरम की, आइए देखते हैं उसको। लास्ट एप्लीकेशन क्या है, लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक शेल है, एक शेल मतलब एक सिंपल सर्कल है, जैसे चूड़ी कंगन टाइप होता है ना, इस तरह से हमने इसको चार्ज दिया, सारा चार्ज कहाँ पे आ गया होगा, इसकी बाउंड्री पे आ गया होगा इस तरह से। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हमें देखना है यहाँ पे पॉइंट P पे कितना होगा, फिर इसकी बाउंड्री पे कितना होगा, फिर इसके अंदर। पहले मैं पॉइंट P पे देख रहा हूँ जो बाहर है, तो बाहर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। सपोज ये बना दी हमने गॉसियन सरफेस। मान ले जो हमारी शैल थी, उस शैल की रेडियस कितनी हमारी, मान ले कैपिटल R थी, और जो पॉइंट हमने लिया है बाहर, उस पॉइंट पे कितनी, उस पॉइंट की कितनी सेपरेशन हमारी, स्मॉल r। इस पॉइंट P के पे हमने एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, कितना, सपोज कि हमारे पास ds है, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, तो अब क्या होगा, बहुत इजी है ये। क्या, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल EdS, और फ्लक्स का एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन। दोनों को बराबर कर दें तो ये हो गया EdS इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आ गया, क्लोज इंटीग्रल किसका हो गया, ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। ds क्या है, ds है इस गॉसियन सरफेस का छोटा सा एरिया, और टोटल एरिया करेंगे, टोटल एरिया निकाल देंगे, टोटल एरिया कितना होगा 4πr² इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। भाई ये तो होता है हमारा ए टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो 4πr² हो गया, तो यहाँ से E कितना आ गया, E आ गया यहाँ से 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल एट द पॉइंट P, जो कहाँ पे बाहर है, यानी कि ये वाला केस कौन सा होगा, ये होगा आपका आउटसाइड। कौन सा केस होगा आपका, आउटसाइड। आउटसाइड में कब, जब हमारा स्मॉल r क्या होगा, ग्रेटर होगा कैपिटल R से। दूसरा पॉइंट कहाँ लेना है, दूसरा पॉइंट लेना है, अब इस पॉइंट को हम कहाँ ले आए, इसकी बाउंड्री पे। तो इसकी बाउंड्री पे लाएंगे तो क्या होगा, देखो आइए, तो अगर इस पॉइंट को हम इसकी बाउंड्री पे लाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। सपोज करो ये रही हमारी शेल, ये रहा, आपने इसको दिया हुआ है चार्ज, आपने पॉइंट कहाँ लिया, इसकी बाउंड्री पे। तो कहाँ बनानी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की बाउंड्री पे बनानी पड़ेगी। शेल की रेडियस कितनी मानी थी आपने, कैपिटल R, और गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी मानी, स्मॉल r। तो इस केस में दोनों की दोनों बराबर होंगी, तो यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बाउंड्री पे। कहाँ पे होगा ये हमारा
बाउंड्री पे, और जब बाउंड्री पे होगा तो आर और आर दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फॉर्मूला लगेगा फाई इक्वल्स टू ईडीएस, बिल्कुल सेम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ पे वो रेडियस क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, क्योंकि इस बार कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों क्या इक्वल है। तो आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए, क्योंकि भाई फिर दोनों कैसे जैसे लगेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, कैपिटल आर। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बाउंड्री का। थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस में हमने उस पॉइंट को कहाँ करना है, इनसाइड। सपोज करो ये रही वो शेल, ठीक है, और पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट है हमारा इस बार अंदर यहाँ पे। तो जब पॉइंट यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना, वो सॉरी आपका गॉसियन सरफेस भी अंदर ही होगा। इस बार कंडक्टिंग शेल, जो शेल है उस शेल की रेडियस तो कैपिटल आर है, और जो इस बार ये आपने गॉसियन सरफेस ली, इसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर। तो इस बार क्या होगा, इस बार पॉइंट हो जाएगा हमारा इनसाइड। कहाँ पे होगा इस बार पॉइंट हमारा, इनसाइड। और जब पॉइंट इनसाइड होगा तो इस बार स्मॉल आर क्या है, इस बार स्मॉल आर कम है और कैपिटल आर ज्यादा है। क्लियर दिख रहा है भाई, जो हमारी रेडियस है किसकी, शेल की, वो ज्यादा है गॉसियन सरफेस से। तो क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा फाई इक्वल्स टू ईडीएस, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन जरा एक बात बताओ, अंदर चार्ज कितना है, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, बाहर बाउंड्री पे है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं। तो अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे इस बार, जीरो। और जब चार्ज की वैल्यू जीरो हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलने वाला है यहाँ पे इस बार हमें, जीरो। तो अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, मतलब जो भी होगा फिक्स वैल्यू होगी। तो कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे ये बनेगा उसका ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन है इनसाइड का और ये पोर्शन हमारा आउटसाइड का, और ये जो पोर्शन दिखा रखा है ये हमारी बाउंड्री। बाउंड्री पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, अभी बताया। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। कैसे, 1/r² के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बाहर कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन r²। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हमारा आउटसाइड। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में कैसा डिस्टेंस है, मतलब कैसा रिलेशनशिप है, तो ये E = 1/r²। तो r बढ़ाने पर E की वैल्यू घटेगी, तो इसलिए उसका ग्राफ क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट, ये हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट। देखो अगर बच्चों इसको आपको पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, एक एक टॉपिक को बड़े आराम से, बड़े सुकून के साथ बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारी जाकर इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट हमारी रेडी हो तैयार है आपके पास, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आपको ये कि भाई एग्जाम बहुत पास है और आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, तो बस आपको ये जो वीडियो आपकी है आप इसको देख लें, तो इसको देखने के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू, जय हिंद।